हम सभी को पता है कि हम यहाँ पे चेक पॉइंट की ट्रेनिंग के लिए हैं। तो आप सीधा जाओगे आई मेडिटा की वेबसाइट पे और वहां पे जाके आप देख सकते हो जो हम कंटेंट कवर करने वाले हैं। तो चेक पॉइंट पे क्लिक करोगे और ये हमारा कंटेंट है जो हम इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर कवर करने वाले हैं। जैसे कि फायरवॉल ओवरव्यू के अंदर रहेगा फायरवॉल इंट्रोडक्शन, फायरवॉल टेक्निक्स, जैसे कि आपका हो गया फायरवॉल क्या है, फायरवॉल टेक्निक्स के अंदर पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है। फिर हम जाएंगे चेक पॉइंट गाया ओवरव्यू के बारे में कि हमें चेक पॉइंट गाया जो चेक पॉइंट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें कौन कौन से फीचर्स देता है। उसके पश्चात हमारा रहेगा इंस्टॉलेशन, चेक पॉइंट इंस्टॉल कैसे करेंगे। फिर ईव पे अपनी चेक पॉइंट की लैब किस प्रकार से बनाएंगे। फिर हमारा रहेगा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IPv4 स्टैटिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग, क्योंकि फायरवॉल है, स्टैटिक राउटिंग डिफॉल्ट राउटिंग देगा तो वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे रहेगा। उसके पश्चात रिप इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि स्टैटिक और डिफॉल्ट तो होगी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर रिप सपोर्टेड है तो वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे चेक पॉइंट पे। चेक पॉइंट फायरवॉल पे OSPF किस प्रकार से कॉन्फ़िगर किया जाएगा वो हमारा रहेगा। जो आपने IPv4 पे सीखा वैसा ही IPv6 पे स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, रिप एनजी और OSPF यहाँ पे रहेगा। अब दूसरे वेंडर्स के फायरवॉल पे सिक्योरिटी जोन बनते हैं तो चेक पॉइंट फायरवॉल पे भी बनते हैं। तो सिक्योरिटी जोन हम किस प्रकार से बनाएंगे वो आपका यहाँ पे रहेगा। टाइम बेस एक्सेस इम्प्लीमेंटेशन की स्पेसिफिक टाइम में नेटवर्क एक्सेस अलाउ करना। उसके पश्चात यानी स्पेसिफिक यानी आप रूल बना सकते हो कि 9 to 6 ही एक्सेस रहे, उससे पहले या उसके बाद एक्सेस ना रहे तो आप टाइम बेस एक्सेस रूल भी डिफाइन कर सकते हो, वो भी हमारा यहाँ पे रहेगा। जब हमारा IPv4 और IPv6 राउटिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके पश्चात हमारा रहेगा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, क्योंकि फायरवॉल प्राइवेट और पब्लिक दोनों को कनेक्ट करता है। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है क्या, तो IPv4 पे नेट और IPv6 पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हमारा यहाँ पे रहेगा। जब आपका नेटिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा रहेगा IPsec इंट्रोडक्शन, क्योंकि फायरवॉल का काम VPN बनाना भी होता है। तो आप इस कोर्स में केवल यही नहीं सीखोगे कि चेक पॉइंट से चेक पॉइंट आपका VPN कैसे बनेगा, आप ये भी सीखोगे चेक पॉइंट से सिस्को राउटर के साथ VPN कैसे बनेगा, चेक पॉइंट से सिस्को राउटर के साथ साथ सिस्को ASA के साथ VPN कैसे बनेगा, चेक पॉइंट और पोलो अल्टो के साथ साइट टू साइट VPN कैसे बनेगा, चेक पॉइंट से FortiGate के साथ साइट टू साइट VPN किस प्रकार से बनेगा और यहाँ पे जुनिपर के साथ कैसे बनेगा। तो यूं तो बहुत सारे वेंडर होते हैं लेकिन जो मार्केट के अंदर लीड कर रहे हैं तो उन सभी लीडर्स के साथ साइट टू साइट VPN कैसे बनेगा वो आपको कराया जाएगा। फिर आता है, ये तो हो गया साइट टू साइट, फिर हमारा रहेगा रिमोट एक्सेस VPN। तो रिमोट एक्सेस VPN क्या है और किस प्रकार से डिप्लॉय करेंगे ये हमारा रहेगा। उसके पश्चात आएगा आपका यहाँ पे आइडेंटिटी अवेयरनेस। अब आइडेंटिटी अवेयरनेस क्या होता है कि चेक पॉइंट पे आप रूल बनाते हो, ठीक है, रूल बनाया हमने कि ये नेटवर्क यहाँ पे जाएगा तो यानी कि चलो मार्कर उठा लेता हूं मैं। तो हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी अवेयरनेस। तो आइडेंटिटी अवेयरनेस क्या कहता है, उदाहरण के लिए ये मानो कि हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिटी अवेयरनेस।
तो मेरा लेन हो गया। तो लेन से हमने कनेक्ट किया यहाँ पे चेक पॉइंट फायरवॉल। चेक पॉइंट फायरवॉल से मैंने कनेक्ट कर दिया इंटरनेट। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा पॉलिसी, या बोले तो रूल, के नेटवर्क हो गया। कितना नेटवर्क है मेरा? 192.168.101.0, कि जब ये मेरा सोर्स हो तो ये सोर्स इंटरनेट पे जा सकता है। तो हमारा अभी जो रूल रहा वो आईपी बेस रहा, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूं कि जो मेरा फायरवॉल है वो क्या करे, यूजर्स को ऑथेंटिकेट भी करे, कि जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है वही इंटरनेट एक्सेस करें, जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है वो इंटरनेट एक्सेस ना करें। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडी है या एलडैप है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एडी या एलडैप हो गया। तो चेक पॉइंट और एडी का मैंने हमने इंटीग्रेशन कर देना है। अब उससे होगा क्या, होगा यहाँ पे ये कि जब भी आपका यूजर जो है जाएगा तो सबसे पहले यूजर क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। तो यूजर कहेगा मेरे को कहाँ जाना है, इंटरनेट पे जाना है। तो उससे पहले जो यूजर होगा उसे खुद को क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेशन आप दो प्रकार से कर सकते हो। तो आइडेंटिटी अवेयरनेस दो प्रकार से होगा, एक होगा हमारा कैप्टिव पोर्टल और दूसरा होगा हमारा यहाँ पे एडी क्वेरी, यानी एडी क्वेरी। तो कैप्टिव पोर्टल के अंदर क्या रहेगा, कैप्टिव पोर्टल के अंदर हमारा ये रहेगा, जो यूजर है वो फायरवॉल को क्या करेगा, एक्सेस करेगा सबसे पहले। अब एक्सेस जब करेगा तो वो फायरवॉल का उदाहरण के लिए आईपी ले लिया हमने 101.1, तो 192.168.101.1 कनेक्ट, इस प्रकार से एक यूआरएल हिट करेगा। जैसे यूआरएल हिट किया, अब जो फायरवॉल है वो उससे कहेगा कि अपना क्या बताओ, यूजर नेम बताओ, और अपना क्या बताओ, पासवर्ड बताओ। अब जो यूजर है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, फायरवॉल में यूजर नेम पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट किया। जो क्लाइंट है वो अपना यूजर नेम और क्या देगा, पासवर्ड देगा। तो यूजर ने प्रोवाइड किया यूजर नेम और पासवर्ड। अब वही यूजर नेम और पासवर्ड फायरवॉल एडी को भेज देगा। अगर एडी कहता है यहाँ पे कि यूजर क्या है, ऑथेंटिकेटेड है, तो अब जो हमारा इंटरनल यूजर है वो क्या कर सकता है, यहाँ पे 6 स्टेप में यहाँ से थ्रू फायरवॉल वो इंटरनेट का क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये होगा आपके किस में, कैप्टिव पोर्टल के अंदर। तो आइडेंटिटी अवेयरनेस के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने यूजर को। अब यूजर डेटाबेस आप इस्तेमाल कर सकते हो एडी या एलडैप सर्वर का। तो जो ये प्रोसेस हुई है कि पहले यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर फायरवॉल को रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर ये यूजर नेम और पासवर्ड, क्लाइंट क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, फायरवॉल कहेगा यूजर नेम पासवर्ड दो, क्लाइंट यूजर नेम पासवर्ड देगा, फायरवॉल उसको एडी और एलडैप को दे देगा। यदि वो ऑथेंटिकेटेड होते हैं तो मैसेज जाएगा फायरवॉल के पास ऑथेंटिकेटेड, तभी उसको इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, एक अप्रोच तो आप ये यूज कर सकते हो, या फिर दूसरी अप्रोच क्या यूज कर सकते हो, दूसरी अप्रोच आप यूज कर सकते हो यहाँ पे एडी क्वेरी। अब एडी क्वेरी के अंदर क्या होगा कि अब इस प्रोसेस में यूजर जो है फायरवॉल को यूजर नेम और पासवर्ड दे रहा है और फिर वो एडी उसे ऑथेंटिकेट कर रहा है। अब एडी क्वेरी के अंदर यदि जो आपका यूजर है अगर वो ऑलरेडी किसका मेंबर है, एडी का मेंबर है, यानी जब यूजर पीसी पे लॉगिन करेगा तो वो एडी के द्वारा ऑथेंटिकेटेड होगा। तो यदि वो यूजर एडी के द्वारा क्या है, आपका ऑथेंटिकेटेड है, तो उस केस में हमें किसकी जरूरत नहीं है, इस यूजर नेम और पासवर्ड की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर यूजर आपका ऑलरेडी एडी के द्वारा क्या है, उस केस में ऑथेंटिकेटेड है। तो
तो अगर ये हो गया तो डन, अब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है कि यूजर नेम पासवर्ड भेजने की। तो इस केस में क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि आपका यूजर मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय आईडी। तो एडी ऑथेंटिकेटेड हो गया है, तो सेकंड स्टेप में वो सीधा आप क्या कर सकता है, इंटरनेट का एक्सेस कर सकता है। तो ये अप्रोच हमारी किसके अंदर रहेगी, आइडेंटिटी अवेयरनेस के अंदर। तो आइडेंटिटी अवेयरनेस दो प्रकार से आप डिप्लॉय कर सकते हो, या दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, कि कैप्टिव पोर्टल और एडी क्वेरी। कैप्टिव पोर्टल के अंदर क्लाइंट को खुद रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा फायरवॉल को, फायरवॉल पे जाके खुद को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तब उसे इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा। और एडी क्वेरी के अंदर वो बस डोमेन का मेंबर होना चाहिए, जैसे ही वो डोमेन को ज्वाइन करेगा तो जो यूजर डोमेन का मेंबर होगा उसी को इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा, औरों को इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये हमारा रहेगा किसके अंदर, यहाँ पे आइडेंटिटी अवेयरनेस के अंदर। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे HTTPS इंस्पेक्शन। अब ये क्या है ये जान लेते हैं। तो ये है कि अभी उदाहरण के लिए अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटी अवेयरनेस। तो आइडेंटिटी अवेयरनेस के अंदर जो यूजर है उसको किसका एक्सेस मिल गया, इंटरनेट का एक्सेस मिल गया। अब यूजर इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। अब इस एक्सेस के पश्चात जब वो एक्सेस कर रहा है तो वो सर्वर्स आउटसाइड पब्लिक सर्वर को एक्सेस करेगा, वहां से हमें कंटेंट डाउनलोड करेगा। तो अब यहाँ पे हमारा आता है उसी को और सिक्योर करना। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आइडेंटिटी अवेयरनेस के पश्चात, वो आता है HTTPS इंस्पेक्शन। अब ये HTTPS इंस्पेक्शन क्या है, वो ये है कि हमारे पास हो गया एक क्लाइंट कनेक्ट किया चेक पॉइंट के साथ, चेक पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट के साथ। अब हमने चेक पॉइंट पे बनाया है रूल, तो रूल हमारा ये होगा। तो ये हमारा हो गया चेक पॉइंट पे रूल। तो रूल क्या हुआ चेक पॉइंट पे, कि हमने क्या करना है, अलाउ कर दिया। क्या अलाउ कर दिया, HTTPS। तो हमने फायरवॉल पे रूल बनाया कि HTTPS अलाउड है। अब जो क्लाइंट है वो सर्वर के साथ क्या बनाएगा, HTTPS या SSL का टनल बनाएगा। तो ये हमारा टनल बन गया, HTTPS बोलो या SSL बोलो। तो जब HTTP और SSL का टनल बनेगा तो यहाँ पे डेटा को या तो क्लाइंट जानता है या सर्वर जानता है टनल के अंदर आपका डेटा कैसा है, इनक्रिप्टेड है। तो इनक्रिप्टेड डेटा यानी कि कम्युनिकेशन हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, सिक्योर कम्युनिकेशन। सिक्योर कम्युनिकेशन हो रहा है। और यानी कि बोले तो डेटा कैसा है, इनक्रिप्टेड जा रहा है। अब इनक्रिप्टेड डेटा, तो जो SSL है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था, अच्छी बात है। अब यूजर इसी टनल के रास्ते क्या डाउनलोड करने लग गया, वायरस डाउनलोड करने लग गया। इसी के रास्ते स्पाईवेयर डाउनलोड करने लग गया, और इसी के रास्ते वो हमारा डेटा लॉस करने लग गया। तो दिक्कत हो गई। जिस प्रोटोकॉल को बनाया गया था सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, अब उसी का इस्तेमाल होने लग गया किसके लिए, अटैक के लिए हमारा होने लग गया। तो अब क्या करें, तो हमारा फायरवॉल कैपेबल होना चाहिए कि वो देख सके अंडर SSL टनल कि क्या जा रहा है। ऐसा करने के लिए हमें अपने फायरवॉल पे HTTPS का क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो जब आप फायरवॉल पे या चेक पॉइंट पे HTTPS इंस्पेक्शन क्या कर दोगे, इनेबल कर दोगे, तो फायरवॉल देखेगा टनल के अंदर जाके वायरस जा रहा है उसे रोकेगा, स्पाईवेयर जा रहा है उसे रोकेगा, डेटा लॉस को रोकेगा, अटैक को रोकेगा। और जाने देगा तो केवल किसको जाने देगा, नॉर्मल डेटा या सिक्योर कम्युनिकेशन को जाने देगा। यदि उससे कोई अटैक होगा तो उसे ड्रॉप कर देगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, HTTPS इंस्पेक्शन। पोलो अल्टो के अंदर इसी चीज को बोला जाता है SSL डिक्रिप्शन। तो
SSL डिक्रिप्शन भी इसी को बोला जाता है पोलो अल्टो पे। तो क्यों जरूरी है वो आपको बता दिया कि नॉर्मल फायरवॉल है, HTTPS अलाउ करोगे, जैसी HTTPS अलाउ करोगे तो फायरवॉल बाईपास हो जाएगा। अब यूजर टनल के अंदर वायरस स्पाईवेयर डेटा लॉस करेगा, तो उसको डिटेक्ट और स्टॉप करने के लिए फायरवॉल पे HTTPS इंस्पेक्शन एनेबल कर देंगे। जैसे इंस्पेक्शन एनेबल कर देंगे तो हम वायरस स्पाईवेयर और डेटा लॉस और अटैक को रोक सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा किसके अंदर, यहाँ पे HTTPS या SSL, HTTPS इंस्पेक्शन या SSL डिक्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा यहाँ पे वो है URL फिल्टरिंग। अब URL फिल्टरिंग क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि जो यूजर है, हाँ तो हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे URL फिल्टरिंग। तो URL फिल्टरिंग, तो अभी तक हमने क्या किया, जो सबसे पहले था तो हमने यूजर को इसके अंदर यूजर को ऑथेंटिकेट कर दिया। ऑथेंटिकेटेड यूजर ही इंटरनेट का या बाहर जा सकते हैं, तो यूजर को ऑथेंटिकेट कर दिया। दूसरा हमने इनेबल कर दिया HTTPS इंस्पेक्शन कि यदि वो टनल के अंदर जाएगा तो वायरस को ले जाए तो उसे ब्लॉक कर दो। अब इसके द्वारा हम करेंगे कि वो कौन सी वेबसाइट क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो अब यहाँ पे हो गया समझने के लिए कि हमारे पास एक क्लाइंट हो गया, क्लाइंट कनेक्टेड है चेक पॉइंट से, चेक पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट हो गया। अब इंटरनेट पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स हैं, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे गूगल हो गया, फिर आपका फेसबुक हो गया और यूट्यूब हो गया, और यहाँ पे गैम्बलिंग साइट्स जैसे कि क्या हो गया, poker.com हो गया। डन हुआ। तो जब आप अपने फायरवॉल पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करोगे तो जो यूजर है हमारा वो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और पोकर किसी भी वेबसाइट को क्या कर जाएगा, एक्सेस कर जाएगा। अब मैं नहीं चाहता मेरे ऑर्गेनाइजेशन में यूट्यूब चले, पोकर चले, तो उसके लिए हम अपने फायरवॉल, चेक पॉइंट फायरवॉल पे कौन सा ब्लेड या फीचर इनेबल करेंगे, हम इन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वो तो इंटरनेट एक्सेस के लिए रहेगा। तो चेक पॉइंट पे हमने इनेबल कर देना है URL फिल्टरिंग। जब आप URL फिल्टरिंग करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारी कैटेगरीज होंगी। तो ये हो गई हमारी, 1 मिनट, ठीक है। तो कैटेगरीज जैसे कि गूगल है तो सर्च इंजन हो गया, फेसबुक सोशल साइट्स हो गया, यूट्यूब स्ट्रीमिंग वीडियो, और poker.com गैम्बलिंग। तो इस प्रकार हमारी कैटेगरीज होंगी। अब उनके लिए हम रूल डिफाइन कर देंगे, सर्च इंजन अलाउ, सोशल साइट अलाउ, ठीक है, स्ट्रीमिंग वीडियो ब्लॉक, गैम्बलिंग ब्लॉक। तो जब हमारा यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा किसके लिए, सर्च इंजन के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। फिर यूजर भेजेगा किसके लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो सोशल साइट्स के लिए, वो भी आपका क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। लेकिन यदि यूजर एक्सेस भेजता है स्ट्रीमिंग वीडियो डिनाय, तो वो यूट्यूब एक्सेस नहीं कर सकता। गैम्बलिंग पोकर को एक्सेस कर रहा है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनाय हो जाएगा। तो यूजर कौन सी वेबसाइट एक्सेस करेगा, कौन सी वेबसाइट एक्सेस नहीं करेगा, तो ये हम किसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, URL फिल्टरिंग की मदद से ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब से पहले जो किया है, यूजर कौन है ये आपने कंट्रोल कर लिया। यूजर को SSL टनल के अंदर आपका जो वायरस ले जाएगा उसको आपने डिक्रिप्शन के द्वारा रोक लिया। कौन सी वेबसाइट एक्सेस करेगा वो आप यहाँ पे URL फिल्टरिंग की मदद से जो है कंट्रोल कर सकते हो। अब चेक पॉइंट के अंदर जो है इनबिल्ट कैटेगरीज होती है उनका भी कर सकते हो, और आप
खुद भी क्या कर सकते हो, अपना डिफाइन कर सकते हो कि ये यूआरएल मेरा ना चले, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ये रहेगा हमारा यहाँ पे किसके अंदर, यूआरएल फिल्टरिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे कंटेंट अवेयरनेस। अब ये कंटेंट अवेयरनेस है क्या, एक्चुअली कंटेंट अवेयरनेस में आपका ये हो गया कि यूजर इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंटेंट अवेयरनेस के बारे में। तो ये हो गया यूजर कनेक्टेड है चेक पॉइंट से, चेक पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया इंटरनेट, और ये हमारा हो गया। तो उसके पश्चात ये हमारा पब्लिक सर्वर हो गया कुछ भी। तो यूजर ने भेजा रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के बदले उसे वहां से क्या मिल गया, एक फाइल डाउनलोड करने को मिल गया। अब जो फाइल का वो टाइप है वो हो सकता है एनी, ये कुछ भी डाउनलोड कर सकता है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी लगाना चाहता हूं कि कुछ स्पेसिफिक यूजर कुछ प्रकार की फाइल डाउनलोड ना कर पाए। तो जैसे कि नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल यूजर मेरे पीसी पे कोई भी फाइल डाउनलोड ना कर पाए, जैसे ईएक्सी फाइल हो गई, ठीक है, पीडीएफ फाइल वगैरह हो गया, जो भी फॉर एग्जांपल आप समझो यहाँ पे। तो अब नॉर्मल यूजर पीसी के अंदर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, तो वो नॉर्मल यूजर नहीं करेगा, वो सिस्टम वाला करेगा। तो सिस्टम एडमिन करेगा, तो सिस्टम एडमिन का आपका ग्रुप होगा या नेटवर्क होगा या आईपी होगा, उस हिसाब से रहेगा। तो उन्हीं को हम करेंगे। तो मान के चलो ये नॉर्मल यूजर है, तो नॉर्मल यूजर के लिए मैं इनेबल कर दूंगा यहाँ पे कंटेंट अवेयरनेस। और कंटेंट अवेयरनेस में मैंने बता दिया, कंडीशन दे दी कि फॉर एग्जांपल यदि फाइल क्या है, फाइल का टाइप यदि है फाइल टाइप, और फिर उसके पश्चात मैंने बता दिया एक्शन। तो फाइल टाइप में दे दिया पहले, तो यदि फाइल टाइप क्या है, डॉट ई एक्सी है, तो एक्शन डिनाई कर दो। और यदि फाइल टाइप फॉर एग्जांपल डॉट पीडीएफ है, तो उसको क्या कर दो, डिनाई कर दो। और इसके अलावा एनी है तो उसको क्या कर दो, अलाउ कर दो। अब यदि ये यूजर कोई भी क्या करता है, यूजर रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, यूजर ने रिक्वेस्ट किया, वहां से यदि क्या आएगा, डॉट ई आएगा, तो वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। यदि आपका क्या आता है, वहां से पीडीएफ आता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका पीडीएफ आपका डिनाई हो जाएगा। इसके अलावा कोई और फॉर्मेट है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, और वो क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। तो ये हमारा रहेगा कंटेंट अवेयरनेस, ठीक है। तो जो ये कंटेंट अवेयरनेस है, यही हमारा, जो ये फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, ये चेक पॉइंट के फीचर्स की बात कर रहे हैं। जो फीचर्स आपको चेक पॉइंट देता है वही आपको यहाँ पे पोलो अल्टो देगा, वही आपको होल्टीगेट देगा, ठीक है ना। बस नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कंटेंट अवेयरनेस, उसको पोलो अल्टो कहता है फाइल ब्लॉकिंग। क्या कहता है, फाइल ब्लॉकिंग के नाम से बताता है या बेचता है या मार्केटिंग करता है, ठीक है ना। तो चेक पॉइंट का कंटेंट अवेयरनेस के अंदर आप ये बता सकते हो कि कौन सा कंटेंट यूजर अलाउ डाउनलोड कर सकता है, कौन सा डाउनलोड नहीं कर सकता। तो ये रहेगा हमारा किसके अंदर, आपके कंटेंट अवेयरनेस के अंदर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब चलो, कंटेंट अवेयरनेस के द्वारा आपने ये तो बता दिया कि कौन सा हमारा फाइल आएगा या नहीं आएगा। उसके पश्चात आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है हमारा थ्रेट प्रिवेंशन। तो थ्रेट प्रिवेंशन क्या है,
कंटेंट को तो कंट्रोल कर दिया, लेकिन अटैक को कैसे रोकोगे, तो उसके लिए हमारे पास थ्रेट प्रिवेंशन है। तो थ्रेट प्रिवेंशन चेक पॉइंट पे क्या करता है कि हम बात कर रहे हैं थ्रेट प्रिवेंशन के बारे में। तो ये हमारा हो गया क्लाइंट कनेक्ट किया किसके साथ, चेक पॉइंट के साथ। किससे कनेक्ट हो गया फर्दर आगे, ये हमारा इंटरनेट हो गया। तो ये हमारा हो गया। उसके पश्चात यहाँ पे ये हो गया सर्वर हो गया। अब जो क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट भेजी, तो रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पे गई। रिक्वेस्ट के पश्चात यहाँ पे क्या आया, रिप्लाई आया, आ गया। अब रिप्लाई के अंदर चलो, उसने आपने पहले ब्लॉक किया था, तो पहले आप क्या डॉट exe ब्लॉक कर रखा है आपने, आपने यहाँ पे पीडीएफ ब्लॉक कर रखा है। लेकिन फाइल टाइप तो और भी है, वो क्या किसके अंदर, जिप के अंदर क्या लेके आ गया, अटैक। यानी जिप के अंदर वो क्या लेके आ रहा है, आपका वायरस आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, स्पाईवेयर आ रहा है, ठीक है, और आपका मालवेयर आपका आ रहा है। तो कहने का मतलब ये फाइल को तो रोक दिया, लेकिन वो दूसरी फाइल फॉर्मेट के अंदर अटैक लेके आ रहा है। तो अब हम अपने जो फायरवॉल है, तो फायरवॉल पे हमने क्या इनेबल कर देना है, फायरवॉल पे हमने इनेबल कर देना है थ्रेट प्रिवेंशन। जैसे ही थ्रेट प्रिवेंशन वाला ब्लेड इनेबल करोगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपने थ्रेट प्रिवेंशन ब्लेड क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। तो जैसे ये इनेबल करोगे तो एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर और आपके आईपीएस, और इसके अंदर एक और रहता है ये आपका एंटीबॉट जो हम बोलते हैं। तो आपका एंटी बॉट क्या हो जाता है, इनेबल हो जाता है। तो अब ये आपके फीचर्स इनेबल हो गए। अब होगा क्या इसके अंदर, क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा। अब यदि उससे हमें क्या आ रहा है, जो भी डेटा आपका आ रहा है, अगर डेटा के अंदर क्या आता है, वायरस आता है, स्पाईवेयर आता है, और आपका एनी टाइप ऑफ क्या आता है, अटैक आता है, या बॉट कुछ भी डाउनलोड करने की यदि यूजर कोशिश करेगा, तो ये जो हमने थ्रेट प्रिवेंशन वाला ब्लेड इनेबल किया है, वो उसे क्या कर देगा, यहाँ पे स्टॉप कर देगा। और जब ये थ्रेट प्रिवेंशन वाला ब्लेड हमारे डेटा से, तो डेटा से, डेटा के अंदर किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज होगी तो वो ब्लॉक हो जाएगा। यदि वो केवल डेटा ही है, सिंपल डेटा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बोले तो क्लीन डेटा बोलो, या इसको हम बोले तो प्योर डेटा, या नॉर्मल डेटा, जो भी आप बोलो। तो नॉर्मल डेटा तो यूजर डाउनलोड कर पाएगा, लेकिन यदि उसके अंदर कोई गंदगी है, वायरस है, स्पाईवेयर है, अटैक है, बॉट है, या एनी टाइप ऑफ मालवेयर है, तो वो उसे डिनाय या स्टॉप कर देगा। तो थ्रेट प्रिवेंशन ब्लेड की मदद से या फीचर की मदद से चेक पॉइंट फायरवॉल पे आप ऐसा कर सकते हो। यानी कि आप चेक पॉइंट फायरवॉल पे एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, आईपीएस और एंटी बॉट फीचर इनेबल करोगे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वायरस, स्पाईवेयर, अटैक, बॉट और मालवेयर को आने से रोकेंगे। तो ये रहेगा हमारा यहाँ पे थ्रेट प्रिवेंशन। तो अब तक आपने क्या क्या चीजों को कंट्रोल किया है, पहले जस्ट रिकॉल कर रहा हूं, यूजर कौन है उसको कंट्रोल कर दिया, एसएसएल टनल के अंदर क्या जा रहा है उसे डिटेक्ट कर लिया, कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर सकता है उसे कंट्रोल कर दिया, कौन सा फाइल या डेटा वो डाउनलोड कर सकता है, फाइल एक्सटेंशन वो कंट्रोल कर दिया, वायरस आ रहा है तो उसे रोक लिया हमने। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आपका एप्लीकेशन कंट्रोल। तो ये एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है आपका, तो एप्लीकेशन कंट्रोल को हमें यहाँ पे समझना है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल को इस प्रकार से समझेंगे, तो हमारा यहाँ पे हो गया अब
एप्लीकेशन कंट्रोल। तो हमारे पास है एक यूजर जो कनेक्टेड है किसके साथ, यूजर हो गया विच इज कनेक्टेड, जो आपका कनेक्टेड है चेक पॉइंट फायरवॉल के साथ, और ये हमारा इंटरनेट हो गया, डन हुआ। अब क्या करना है, हमने अपने फायरवॉल पे रूल बनाया कि इंटरनेट एक्सेस हो सकता है, तो वो आपका हो जाएगा। तो अब जो यूजर है हमारा वो सेशन बनाएगा सर्वर के साथ। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे 2 सर्वर ले सकता हूँ, ले लेंगे। एक हो गया आपका कौन सा, गूगल, एक हो गया आपका फेसबुक। तो अब इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा। तो पहले एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको इक्वल पोर्शन में, तो ये हमारा हो गया, डन। तो जो क्लाइंट है वो सर्वर के साथ डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाएगा, सेशंस बनाएगा। तो जैसे कि एक सेशन बनेगा आपका, उस सेशन के अंदर आपका यहाँ पे दूसरा सेशन बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सेशन हो गया। फिर उसके अंदर हमारा क्या बनेगा, तीसरा सेशन बनेगा। तो इस प्रकार से जब एक क्लाइंट एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या बनते हैं, सेशंस बनते हैं। तो इस प्रकार समझने के लिए हम कुछ कलर्स की क्या ले लेते हैं, मदद ले लेते हैं। थोड़ा सा धीरज रखना है क्योंकि अब समझाने के लिए थोड़ा सा तो फोटो अच्छा बनाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया, और मेरे हिसाब से काफी है। हाँ जी, तो चलो। तो जो हमारा क्लाइंट है तो सबसे पहला सेशन बनाएगा गूगल के साथ। यदि हम बात करें, पहला सेशन बनेगा गूगल के साथ, या फिर हो सकता है ये हमारा क्या है, जीमेल। तो उसके अंदर जो, एक मिनट, जीमेल है या गूगल है, तो सबसे पहला सेशन बनेगा एसएसएल के साथ। एसएसएल के अंदर वो दूसरा सेशन बनाएगा किसके साथ, जीमेल के साथ। जीमेल के अंदर वो सेशन बनाएगा किसके साथ, गूगल डॉक्स के साथ। तो ये हमारा हो गया गूगल डॉक्यूमेंटेशंस। गूगल डॉक्स के अंदर वो सेशन बनाएगा किसका, अपलोड वाला। फिर अपलोड का बन सकता है, या फिर गूगल डॉक्स के अंदर आपका डाउनलोड का बन सकता है, या उसी के अंदर जो हमारा कौन सा है, गूगल डॉक्स है, उसके अंदर तीसरा सेशन आपका बनेगा एडिटिंग का या फिर शेयरिंग का बनेगा, ठीक है। वैसा ही जब हमारा क्लाइंट फेसबुक के साथ बनाएगा तो पहला जो सेशन बनेगा वो हमारा बनेगा एसएसएल का। एसएसएल के अंदर वो बनाएगा किसके साथ, फेसबुक के साथ, ठीक है। फेसबुक के अंदर आपका हो सकता है कि फेसबुक के अंदर ही आपका बने यहाँ पे कि फेसबुक चैट है, या फेसबुक पोस्ट है, या फेसबुक के अंदर गेम्स हैं, या फेसबुक के अंदर आपका इवेंट्स है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यूजर है जब एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा तो वो सेशन अथवा कनेक्शन तो एक ही बनाएगा। तो सर्वर के साथ हमारा जो है कनेक्शन बना, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेशंस हो सकते हैं, एसएसएल का, जीमेल का। उसके अंदर आपका जो है जीमेल के अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पे गूगल डॉक्स हो सकता है। उसके अंदर अपलोड, डाउनलोड, एडिटिंग, मैंने कुछ ही नाम लिखे हैं। वैसा ही यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या बनेंगे, हमारे सेशंस बनेंगे। तो चेक पॉइंट के पास क्षमता है कि वो ये जो सेशंस बन रहे हैं यही हमारे क्या हो गए, एप्लीकेशंस हो गए। तो एप्लीकेशन कंट्रोल की मदद से, किसकी मदद से,
एप्लीकेशन कंट्रोल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं एप्लीकेशंस को, या एप्स या एप्लीकेशन जो भी हो। तो आप चेक पॉइंट के अंदर ये पॉलिसी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि एसएसएल चले लेकिन क्या ना चले, फेसबुक ना चले। एसएसएल चले, जीमेल ना चले, तो वो जीमेल को ही रोक देगा या फेसबुक को रोक देगा। या फिर आप ये बता सकते हो कि अपलोड ना हो, डाउनलोड ना हो, और फेसबुक के अंदर क्या ना चले, चैट ना चले। तो जिनको मैंने क्रॉस किया है इनको आप क्या कर सकते हो, डिनाय कर सकते हो। तो क्या क्या निकला यहाँ पे कि जो चेक पॉइंट का एप्लीकेशन कंट्रोल है उसके अंदर जब भी कोई क्लाइंट किसी सर्वर से कम्युनिकेट करेगा तो हो सकता है उस कम्युनिकेशन के दौरान डिफरेंट डिफरेंट सेशंस का इस्तेमाल हो। ठीक है, तो चेक पॉइंट पे हम बनने वाले उस स्पेसिफिक सेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि एसएसएल चले, जीमेल चले, डॉक चले, लेकिन अपलोड और डाउनलोड ना चले, शेयरिंग चले। दूसरा सेशन फेसबुक में एसएसएल चले, फेसबुक चले, चैट ना चले, पोस्ट चले, गेम चले और इवेंट्स वगैरह का डेटा चले, लेकिन चैट ना चले। आपके पास और भी ऑप्शन होंगे कि आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हमारा कहलाएगा चेक पॉइंट के अंदर एप्लीकेशन कंट्रोल। इसी को पोलो अल्टो में ऐप आईडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पोलो अल्टो और ये सेम जो है सेम सॉल्यूशन ही देते हैं। तो उनका मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे अगर आपको जानना है तो नाम कुछ इस प्रकार से है। जो एसएसएल वीपीएन है वो पोलो अल्टो के अंदर ग्लोबल प्रोटेक्ट के नाम से बेचा जाता है। आइडेंटिटी अवेयरनेस यूजर आईडी के नाम से बेचा जाता है। HTTPS इंस्पेक्शन को SSL डिक्रिप्शन के नाम से बेचते हैं। यूआरएल फिल्टरिंग आपका सेम किस नाम से, यूआरएल फिल्टरिंग के नाम से ही जाता है। कंटेंट अवेयरनेस को वो फाइल ब्लॉकिंग के नाम से बेचते हैं। डन हुआ। और जो ये थ्रेट प्रिवेंशन है इसको वो बेचते हैं किसके नाम से, कंटेंट आईडी के नाम से बेचते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल को अभी बताया था, ऐप आईडी के नाम से बेचा जाता है। तो फीचर वही है, नाम अलग हो सकता है। तो एसएसएल वीपीएन को ग्लोबल प्रोटेक्ट, आइडेंटिटी अवेयरनेस, यूजर आईडी, एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन, एसएसएल डिक्रिप्शन के नाम से बेचता है पोलो अल्टो। तो पोलो अल्टो के लिए ये हमारा एसएसएल डिक्रिप्शन, यूआरएल फिल्टरिंग ही रहेगा। और कंटेंट अवेयरनेस फाइल ब्लॉकिंग के नाम से रहेगा। थ्रेट प्रिवेंशन कंटेंट आईडी के नाम से रहेगा। एप्लीकेशन कंट्रोल ऐप आईडी के नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेंड ब्लास्ट। तो ये सेंड ब्लास्ट क्या है ये हमें समझना है। तो अभी तक जो हमने किया यहां तक वो नॉन अटैक की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, सेंड ब्लास्ट। तो सेंड ब्लास्ट क्या है ये हमें यहाँ पे समझना है। तो समझने के लिए हम डायग्राम की मदद लेंगे। तो हमारे पास हो गया, उदाहरण के लिए एक हो गया क्लाइंट हो गया। क्लाइंट को हमने कनेक्ट किया किसके साथ, फायरवॉल के साथ। तो क्लाइंट फायरवॉल के साथ, फायरवॉल आपका हो गया किसके साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया। तो या इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये हमारा हो गया क्लाइंट, क्लाइंट कनेक्टेड विद फायरवॉल, फायरवॉल से आपका हो गया इंटरनेट। ठीक है, और डन। तो हमारे पास यहाँ पे जो है नहीं, इधर नहीं बनाते, बीच में रखते हैं क्योंकि हमें और भी कुछ करना है। तो क्लाइंट, चेक पॉइंट,
इंटरनेट और ये हमारा हो गया पब्लिक सर्वर। हम्म तो चेक पॉइंट पे हमने यहाँ पे जो है रूल बनाया, और रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि नॉन अटैक यदि है, नॉन अटैक को क्या कर दो, डिनाई कर दो। तो नॉन अटैक यदि होता है तो नॉन अटैक एक्शन। तो नॉन अटैक किससे पता चलेगा आपको? सिग्नेचर से। तो मान के चलो हमारे पास नॉन अटैक के सिग्नेचर, यदि इस प्रकार का वायरस आता है तो ये हमारे लिए क्या हो गए? नॉन अटैक हो गए। ठीक है। अब जो यूजर है, यूजर ने क्या भेजा? यूजर ने थ्रू फायरवॉल रिक्वेस्ट भेजी पब्लिक सर्वर को, तो ये हमारा पब्लिक सर्वर हो गया। वहां से क्या आई? फाइल आई। तो जो भी फाइल आई, तो फाइल नॉर्मल हमारा क्या आया? फाइल बोले तो नॉर्मल हमारा डेटा आया। डेटा के अंदर कोई अटैक नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे अलाउ। तो ये अलाउ हो गया, नॉर्मल डेटा अलाउ हो गया। अब यदि इस डेटा के अंदर क्या आता है, कोई भी प्रकार का अटैक आता है जो हमारे नॉन डेटाबेस से क्या करता है? मैच करता है। तो फाइल या डेटा आया, डेटा को हमने मैच किया नॉन अटैक से, वो मैच कर गया, मैच होते ही तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिनाई हो जाएगा। तो जो नॉर्मल फायरवॉल होता है वो नॉन अटैक को डिनाई कर देता है। अच्छी बात है। अब मान के चलो यहाँ पे जो हमें क्या मिला है? फाइल मिली है, उसके अंदर यानी हमारा डेटा आया, और डेटा के साथ इस बार हमें रिसीव हुआ क्या? अननोन अटैक। अननोन अटैक, जिसके बारे में हम नहीं जानते या जस्ट न्यू है। ठीक है, नई बीमारी, जिसका बीमारी है लेकिन जिसका सॉल्यूशन नहीं। अटैक है जिसका एंटी वायरस है, जिसका एंटीवायरस नहीं है। अब ये अननोन अटैक आया, जैसे ये आया हमने मैच किया नॉन अटैक से, तो मैच नहीं हुआ। तो जब नॉन अटैक तो तभी डिनाई करेगा जब मैच होगा, ये मैच ही नहीं हुआ। तो मैच नहीं हुआ, तो उस केस में ये हमारा क्या हो गया? डेटा जिसके अंदर क्या था हमारा, ये आपका अलाउ हो गया, जिसके अंदर आपका क्या था? अननोन अननोन अटैक था। तो अननोन अटैक अलाउ हो गया। तो नॉर्मल फायरवॉल जो है क्या करता है? केवल जो हमारा नॉर्मल फायरवॉल होता है वो केवल ब्लॉक करता है नॉन अटैक को। तो ये हो गया नॉर्मल फायरवॉल। नॉर्मल फायरवॉल नॉन अटैक को रोक देगा, अननोन को नहीं रोक पाएगा। तो अननोन अटैक आपका क्या हो गया यहाँ पे? अननोन अटैक आपका यहाँ पे हो गया अलाउ हो गया। डन। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इसको रोको। तो उसके लिए एक फीचर इनेबल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। तो सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। ठीक है। तो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन के अंदर हम बताते हैं यदि क्या है? अननोन अटैक है, तो अननोन अटैक को क्या करना है? सेंड इंफॉर्मेशन टू क्लाउड डेटा सेंटर, क्लाउड स्लैश डेटा सेंटर।
तो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन हम इनेबल करते हैं, जो हमारा ये चेक पॉइंट के अंदर क्या कहलाता है, सैंड ब्लास्ट। डन। तो अब यहीं पे ही कहीं इंटरनेट पे आपका क्या कनेक्टेड होगा, चेक पॉइंट का डेटा सेंटर या बोले तो क्लाउड कनेक्टेड होगा। तो अब जो ये फायरवॉल है वो क्या करेगा, फायरवॉल पे हमने जो है दूसरा रूल बनाया। पहला रूल नॉन अटैक को डिनाई करो, दूसरा बनाया अननोन अटैक की इंफॉर्मेशन क्या कर दो, अननोन अटैक है तो उसको हमने क्या कर देना है, सेंड टू क्लाउड। अब जब ये आपका अननोन अटैक होगा तो ये वाला जो डेटा है ये किससे मैच नहीं होगा, ये आपका अननोन अटैक आया, अननोन अटैक नॉन अटैक से मैच नहीं करेगा तो वो अननोन अटैक से मैच कर गया, मैच कर गया तो उसकी इंफॉर्मेशन किसको दे दी जाएगी, क्लाउड को दे दी जाएगी। तो जो फाइल थी या जो डेटा था, जिसके अंदर क्या आया था, जो डेटा था और जिसके साथ हमें क्या मिला है, अननोन अटैक मिला है, वो डेटा सेंटर क्लाउड पे दे दिया। अब वहां पे जो बैठे हुए इंजीनियर्स हैं वो उस अननोन अटैक का क्या बनाएंगे, एंटीवायरस, क्योंकि ये वायरस है तो उसका वो अपडेट तैयार करेंगे, यानी कि एंटी वायरस हो गया वो, या बोले तो अपडेट। वो अपडेट जो है थ्रू इंटरनेट के किस पे भेज दिया जाएगा, फायरवॉल पे भेज दिया जाएगा। फायरवॉल उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा नॉन डेटाबेस में आ गया, तो जैसे ही वो नॉन हुआ तब वो आपका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, तब उसके पश्चात अब ये डिनाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह से करें कि जो हमारा कौन है, सेंड अननोन अटैक है, या बोले तो जो हमारा जीरो डे अटैक है, तो अननोन अटैक आपका क्या रहेगा, अलाउ रहेगा। तो बिफोर अपडेट, तो बी फोर अपडेट, अपडेट से पहले अननोन अटैक क्या रहेगा आपका, अलाउ रहेगा। लेकिन आफ्टर अपडेट क्या हो जाएगा, आफ्टर अपडेट वो आपका डिनाई हो जाएगा। तो ये जो हमने फीचर इनेबल किया है इसी को सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन कहते हैं, और या बोले तो इसी को सैंड ब्लास्ट कहते हैं। तो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन के अंदर जो हमारा फायरवॉल है वो एक फाइल को डेडिकेटेड सिस्टम को देता है डीपर इंस्पेक्शन के लिए। डेडिकेटेड सिस्टम उसका एंटीवायरस जनरेट करता है, फायरवॉल को देता है, फायरवॉल उसे एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। तो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन क्या हुआ, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन एक नेटवर्क प्रोसेस है जिसके अंदर एक फायरवॉल या डिवाइस एक फाइल को डेडिकेटेड सिस्टम को देती है डीपर इंस्पेक्शन के लिए। तो चेक पॉइंट हो, पोलो अल्टो हो, फोर्टिगेट हो, ये जो फायरवॉल हैं इनके पास क्षमता होती है कि यदि कोई डेटा आया, कोई फाइल आई है जिसके अंदर अननोन अटैक है, तो उस अननोन अटैक वाली फाइल को वो डेटा सेंटर को या क्लाउड को भेज देंगे, वहां पे उसका एंटीवायरस तैयार होगा। वो एंटीवायरस आपके फायरवॉल पे आएगा, वो उसे एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके नॉन में आ जाएगा। तो जब तक नॉन नहीं होता है तब तक वो अलाउ हो जाएगा, और आफ्टर अपडेट जैसे ही अपडेट आया तो वो उसको डिनाई करना स्टार्ट कर देगा। तो जिस डिवाइस में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता होती है उसी को बोला जाता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। उसी को आप बोलोगे यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की कैटेगरी में आता है चेक पॉइंट,
Palo Alto, FortiGate, ये जो वेंडर्स हैं ये आपको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल देते हैं। इन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की कैपेबिलिटी होती है। सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन का मतलब हुआ कि यदि हमारे पास कोई अननोन अटैक आता है, उसकी इंफॉर्मेशन हम क्लाउड को या डेटा सेंटर को देंगे। देने के पश्चात वहां से हमें क्या मिलेगा? अपडेट मिलेगा। तो आपने फाइल सबमिट कर दी, वहां से हमें अपडेट मिलेगा। अपडेट को हम एक्सेप्ट करेंगे, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जिस डिवाइस के अंदर सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता होगी उसको हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलेंगे। और चेक पॉइंट सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन को सैंड ब्लास्ट के नाम से बेचता है। तो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन इज इक्वल टू सैंड ब्लास्ट, या सैंड ब्लास्ट इज इक्वल टू सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। तो चेक पॉइंट फायरवॉल में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की कैपेबिलिटी है जिसको वो सैंड ब्लास्ट के नाम से बेचता है, जिसके अंदर फायरवॉल अननोन अटैक की इंफॉर्मेशन क्लाउड को देता है, वहां से आने वाले अपडेट को एक्सेप्ट करके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया आपका कि ये सैंड ब्लास्ट क्या है। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे आपका चेक पॉइंट का सैंड ब्लास्ट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्लस्टर एक्सेल। तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया उसके अंदर एक ही फायरवॉल का इस्तेमाल किया है, वो फायरवॉल आपका डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे जो एच है या बोले तो उसी को क्या बोला जाता है? क्लस्टर एक्सेल बोला जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? लेन हो गया, ये हमारा डीएमजी हो गया। तो लेन अथवा डीएमजी को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? लेन अथवा डीएमजी को हमने यहाँ पे जो है कनेक्ट कर दिया फायरवॉल के साथ। फायरवॉल को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? इंटरनेट के साथ। तो दो फायरवॉल का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा हो गया इंटरनेट, हमारा हो गया। तो इस प्रकार से आपने किया। तो दोनों फायरवॉल को हमने किस में डाल देना है? एक क्लस्टर के अंदर डाल देना है। तो ये तैयार हो गया आपका फॉर एग्जाम्पल। दोनों फायरवॉल को आपने एक पहले कनेक्टिविटी करेंगे तो कनेक्टिविटी इस प्रकार से रहेगी कि दोनों के दोनों फायरवॉल जो हैं हमारे जोड़े जाएंगे इनसाइड से और डीएमजी से। इस प्रकार से होगा। दोनों को हम आउटसाइड से जोड़ेंगे। इनके बीच में भी आपने एक लिंक कनेक्ट करना है जिसको हम क्लस्टर लिंक बोलेंगे, सीसीएल भी बोल सकते हो आप। तो दोनों फायरवॉल को आपने क्या कर देना है? दोनों फायरवॉल को आपने ऐड कर दिया एक क्लस्टर के अंदर। जो आपका ये बन के तैयार हुआ है क्लस्टर। अब क्लस्टर कैसा है आपका? ये वर्चुअल है। अब वर्चुअल क्लस्टर के पास आपको क्या देने पड़ेंगे? वर्चुअल आईपी देने पड़ेंगे। यानी कि इनमें से एक हो जाएगा प्राइमरी, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे प्राइमरी, एक हो जाएगा सेकेंडरी। तो आईपी दे दो। तो मान के चलो इनसाइड का दे दिया 192 168 101.1, डीएमजी का 192 168 102.1, आउटसाइड का 101.1.100 हो गया। तो जो इनसाइड वाला है उसका गेटवे ये रहेगा, डीएमजी का गेटवे ये रहेगा। और बाहर वाला यदि कोई है फायरवॉल जिसे कम्युनिकेट करना है हमारे नेटवर्क के साथ, तो वो कम्युनिकेट करेगा विद आउटसाइड वर्चुअल आईपी। तो ये जो वर्चुअल आईपी एड्रेस आपने बनाए हैं इनके लिए पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और जब आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी डाउन हो जाएगा तो जो सेकेंडरी है वो आपका प्राइमरी बन जाएगा और वो इन सर्विस इन्हीं आईपी एड्रेस के लिए सर्विस देगा। तो जो हाई अवेलेबिलिटी है उसके अंदर हम दो फायरवॉल्स को एक लॉजिकल ग्रुप में डालते हैं और वो लॉजिकल ग्रुप आपके सिंगल फायरवॉल की तरह काम करता है। तो जिससे हमें क्या मिलती है? एच ए, हाई अवेलेबिलिटी मिलती है। चेक पॉइंट के अंदर एच ए कोई किसके नाम से बेचा जाता है?
क्लस्टरिंग के नाम से बेचा जाता है। अब दोनों फायरवॉल को जब आप क्लस्टर में कनेक्ट करोगे तो उनके लिए आप यूज करोगे CCL, यानी कि आप यूज करोगे क्लस्टर कंट्रोल लिंक। जो क्लस्टर कंट्रोल लिंक जो है वो यूज करता है CCP, क्लस्टर कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट यहाँ पे करते रहें। तो हमें क्या मिलेगा, हमें HA या क्लस्टर के अंदर एक फायरवॉल पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। यदि एक फायरवॉल डाउन होता है तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, इन टू आउट, आउट टू इन, यदि हमारा प्राइमरी डाउन हो जाता है तो आप क्लस्टरिंग भी चेक पॉइंट पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिसको HA कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिसको यहाँ पे क्लस्टर एक्सेल बोला जाता है। और इसके पश्चात आता है कि आप सर्टिफिकेट बेस या एडमिन प्रोफाइल कैसे बनाओगे, वो प्रैक्टिकल का पार्ट है, वो आपके करके बताया जाएगा। तो अभी तक हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि हम अपनी इस एंटायर ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। तो जस्ट एक क्विक रिकॉल, पढ़ोगे फायरवॉल क्या है, फायरवॉल टेक्निक्स के बारे में, चेक पॉइंट गाया क्या है, इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, ईपी टोपोलॉजी कैसे बनाएंगे प्रैक्टिकल्स के लिए। उसके पश्चात आपका रहेगा राउटिंग, रहेगा IPv4 वाला स्टैटिक डिफॉल्ट रिप और OSPF, आपका रहेगा IPv6 स्टैटिक डिफॉल्ट रिप NG और OSPF। आप जोन बनाना सीखोगे, टाइम बेस एक्सेस सीखोगे। उसके पश्चात आप नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सीखोगे चेक पॉइंट पे IPv4 और V6 का। फिर आप साइट टू साइट VPN सीखोगे, क्या है थियोरेटिकल। प्रैक्टिकल हमारा चेक पॉइंट टू सिस्को राउटर, ASA, पोलो अल्टो, फोर्टिगेट, जुनिपर के साथ साइट टू साइट VPN कैसे बनेगा, ये हमारा रहेगा। रिमोट एक्सेस VPN में आप SSL VPN थ्योरी और इम्प्लीमेंटेशन सीखोगे। ये वो फीचर हैं जो सारे फायरवॉल देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स के बारे में। तो आप आइडेंटिटी अवेयरनेस सीखोगे, जिसमें यूजर ऑथेंटिकेशन और AD इंटीग्रेशन रहेगा। HTTPS इंस्पेक्शन अथवा SSL डिक्रिप्शन आप सीखोगे। URL फिल्टरिंग, कंटेंट अवेयरनेस, थ्रेट प्रिवेंशन, एप्लीकेशन कंट्रोल, सैंड ब्लास्ट और HA आप सीखोगे। ये हमारे छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं, सर्टिफिकेट बेस्ड लॉगिन और एडमिन प्रोफाइल। तो ये हमारा इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर रहेगा। तो फायरवॉल ओवरव्यू के अंदर इंट्रोडक्शन और टेक्निक्स रहेंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं डन। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यहाँ पे आता है कि फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि जो फायरवॉल है वो एक सिस्टम है या फिर ग्रुप ऑफ सिस्टम्स है जो मैनेज करता है एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। फायरवॉल आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है वर्तमान समय में। अब हमें ये समझना है ये क्या कह रहा है। तो समझने के लिए हम डायग्राम की मदद लेंगे कि मान के चलो आपके पास एक PC है जो कनेक्टेड है वाया स्विच के एक राउटर से कनेक्टेड है दूसरा राउटर, दूसरे राउटर से कनेक्टेड है पीछे PC। तो इस प्रकार से हमने एक नेटवर्क बना लिया। जब आप IP एड्रेसिंग कर दोगे और राउटिंग कर दोगे तो PC1 2 से कम्युनिकेट कर सकता है, 2 1 से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। तो राउटिंग के अंदर हम नॉर्मली यही सीखते हैं कि दो ब्रांच या दो से अधिक ब्रांच एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको यदि और ये क्लीन रखना है तो IP एड्रेसिंग आप दे सकते हो, जैसे कि 192.168.101.100, 192.168.101.1, 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.102.1,
192.168.102.100। इस प्रकार से हमने आईपी एड्रेसिंग कर दी तो PC1 और राउटिंग कर दी तो PC1 2 से और 2 1 से कम्युनिकेट कर जाएगा। अब हमें ये चाहिए कि PC1 तो 2 से कम्युनिकेट करे, 2 1 से कम्युनिकेट ना करे, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? उसके लिए हमें फायरवॉल लगाना पड़ेगा। और फायरवॉल पे हम ये बताएंगे कि जब आपका सोर्स क्या हो, जब आपका सोर्स हो 192.168.101.0 और डेस्टिनेशन हो 192.168.102.0, तो जो एक्शन है वो क्या करो? अलाउ करो, ये आपने बताना है। तो PC1 2 को कम्युनिकेट करेगा, 2 1 से कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो वही तो, अब एक फायरवॉल भी लगा सकते हो। एक फायरवॉल कल को डाउन हो सकता है तो आप क्लस्टरिंग या HA यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप यहाँ पे एक नहीं, आप क्या कर सकते हो? 2 फायरवॉल्स को डिप्लॉय कर सकते हो। तो दोनों फायरवॉल को एक ग्रुप में डालोगे तो भी वो सिंगल फायरवॉल की तरह ही काम करेगा। तो जो हमारा फायरवॉल हुआ, तो फायरवॉल या तो एक सिस्टम होगा, एक ही होगा, या फिर ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा, ठीक है, जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। अभी हमारे पास 2 नेटवर्क हैं, ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फायरवॉल या तो एक सिस्टम रहेगा या ग्रुप ऑफ सिस्टम रहेगा जो मैनेज करेगा एक्सेस को 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के बीच में। अब जो फायरवॉल होता है कैन बी हार्डवेयर, ये आपका फिजिकल बॉक्स भी हो सकता है, जो कि जो अभी हमारा डायग्राम है इसके अंदर ये आपका हार्डवेयर के फॉर्मेट में रहेगा। सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर कब होगा? जो भी पीसी होता है, पीसी पे आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो तो एंटीवायरस को भी फायरवॉल बोला जाता है। और वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है। वर्चुअल अप्लायंस किसके लिए? आज के टाइम में AWS हो गया, या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, तो ये हमारे पब्लिक क्लाउड हैं। तो पब्लिक क्लाउड के अंदर जाके आप अपना सर्वर रखोगे। अब उस सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो सर्वर है वो भी वर्चुअल है, तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला फायरवॉल भी कैसा होगा? वर्चुअल होगा। तो फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है वर्तमान समय में। जब हमें पता चल गया फायरवॉल क्या है, क्या करता है, किस किस फॉर्मेट में हो सकता है, उसके पश्चात हमारी आती है फायरवॉल टेक्निक्स। तो फायरवॉल टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले आता है पैकेट फिल्टरिंग, जिसको हम स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग भी बोलते हैं। प्रॉक्सी सर्वर हो गया, स्टेटफुल फायरवॉल हो गया, और ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हो गया। और ये आपको बता ही दिया है अभी, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन हम बोलते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी समझा के आ चुके हैं। तो अब चलते हैं सबसे पहले किसकी तरफ? पैकेट फिल्टरिंग की तरफ। तो पैकेट फिल्टरिंग क्या है? पैकेट फिल्टरिंग के अंदर पैकेट को फिल्टर किया जाता है किसकी मदद से? एक्सेस लिस्ट की मदद से। तो आप लगा सकते हो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, नेम्ड एक्सेस लिस्ट, टाइम बेस एक्सेस लिस्ट। तो इतने प्रकार की एक्सेस लिस्ट इस्तेमाल करके आप फिल्टर कर सकते हो पैकेट्स को। और भी होती हैं हमारी। नेक्स्ट टाइप होती है पैकेट फिल्टरिंग के अंदर डायनेमिक एक्सेस लिस्ट, रिफ्लेक्सिव एक्सेस लिस्ट और TCP स्टैब्लिश एक्सेस लिस्ट, ये आपकी होती है। तो जब आप इतने प्रकार की ACL का इस्तेमाल करोगे तो आपको फायदे मिलेंगे। पहला है इजी टू इम्प्लीमेंट। इजी टू इम्प्लीमेंट कैसे? ये आपका क्लाइंट, ये डिवाइस जिस पे पैकेट फिल्टरिंग है, और उसके पश्चात हो गया आपका सर्वर। यदि सर्वर है HTTP का तो हमें केवल अलाउ करना है इस पे। क्या अलाउ करना है? अलाउ करना है TCP का पोर्ट नंबर 80। अगर सर्वर हमारा है HTTPS का तो हमें अलाउ करना है TCP पोर्ट नंबर 443। अगर हमारा सर्वर है SMTP का तो हमें TCP का 25। तो यदि हमें हमारे सर्वर या एप्लीकेशन का क्या याद है, पोर्ट यदि हमें याद है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा?
इजी टू इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो आपका नेटवर्क के अंदर जो भी आपका राउटर है या बोले तो जो फायरवॉल है, यदि उस पे पैकेट फिल्टरिंग सपोर्टेड है तो आपको अलग से डिवाइस लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको अलग से डिवाइस नहीं लोगे तो डेफिनेटली आपके पैसे बचेंगे। तो जब आप ACL की बात करते हो, पैकेट फिल्टरिंग की बात करते हो, ये इजी टू इम्प्लीमेंट है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। उसके पश्चात डिसएडवांटेज भी होते हैं इसके, नॉट स्केलेबल। ये स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल क्यों नहीं है? तो इसके लिए ये है कि मान के चलो हमारे पास 100 सोर्स हैं और हमारे पास 10 डेस्टिनेशन है और हमारे पास जो है सर्विसेज हैं 10। तो हमारे पास 100 सोर्स, 10 डेस्टिनेशन, 10 सर्विस। तो अब प्रश्न ये है कि ACL की एंट्रीज कितनी होंगी। तो ACL की एंट्रीज हमें कितनी जानना है, तो फॉर्मूला है सोर्स मल्टीप्लाई बाय डेस्टिनेशन मल्टीप्लाई बाय सर्विस। तो 100 गुना 10, 1000 गुना 10। तो हमें कितनी एंट्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी? 10,000 एंट्री क्रिएट करनी पड़ेंगी अगर हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग चाहते हैं तो ये हमें करना पड़ेगा। तो 10,000 एंट्रीज क्रिएट करना स्केलेबल नहीं है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे नॉट स्केलेबल। दूसरा डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट और एक्सेस लिस्ट आर हार्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन। आप कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट नहीं बना सकते। अब इससे क्या मतलब है? हमारे पास हो गया यहाँ पे एक PC जो एक फायरवॉल से कनेक्टेड है, जिस पे पैकेट फिल्टरिंग है, जिसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? इंटरनेट के साथ। यहाँ पे इंटरनेट पे आपका एक सर्वर है DNS वाला। तो हमने अलाउ किया, क्या अलाउ किया? DNS के लिए UDP का 53 अलाउ किया। अब एक क्लाइंट है जो DNS क्वेरी को इनकैप्सुलेट करेगा किसके अंदर? UDP 53 के अंदर। इस रूल के हिसाब से वो क्या हो गया? अलाउ हो गया। तो आपने अलाउ किया UDP 53 के अंदर DNS आपका अलाउ है। अब एक क्लाइंट ने क्या इस्तेमाल किया? टोरेंट का डेटा इस्तेमाल किया। टोरेंट के डेटा पे क्या लगाया? UDP 53 का हेडर लगाया। और वो इस रूल के हिसाब से जो हमारा टोरेंट है वो भी क्या हो गया? टोरेंट भी क्या हो गया? अलाउ हो गया। DNS भी क्या हो गया? अलाउ हो गया। अब हम किसको अलाउ करना चाहते थे? DNS को तो अलाउ करना चाहते थे, टोरेंट को अलाउ नहीं करना चाहते थे। लेकिन पैकेट फिल्टरिंग के अंदर आप अलाउ करते हो पोर्ट। तो 53 आपका अलाउ है तो उसके अंदर DNS और टोरेंट सभी को चलेगा। तो आप ऐसी एक्सेस लिस्ट नहीं बना सकते कि जो DNS को तो अलाउ करे, टोरेंट को अलाउ नहीं करे। तो इस प्रकार की ACL हम नहीं बना सकते। तो ये डिसएडवांटेज है आपका किसका? ये डिसएडवांटेज है आपके पैकेट फिल्टरिंग का। उसके पश्चात आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट टाइप आता है प्रॉक्सी सर्वर का फायरवॉल के अंदर। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या है कि जो आपको पहले 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 समझाया था कि हमारे पास मान के चलो यहाँ पे क्या हुआ कि ये मेरा लेन हो गया। तो लेन के अंदर मैंने कनेक्ट किया अपना फायरवॉल या राउटर, या सीधा राउटर ही रखो, फायरवॉल को साइड में रखो अभी। अब ये जो राउटर है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? इंटरनेट के साथ। तो ये मेरा इंटरनेट हो गया यहाँ पे। ये इंटरनेट से क्या कनेक्टेड है? गूगल कनेक्टेड है, फेसबुक, यूट्यूब हो गया और टोरेंट हो गया। डन। अब ये यूजर किसी भी वेबसाइट को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। हम चाहते हैं ना करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने लेन के अंदर डिप्लॉय करेंगे क्या? प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमने लगा दिया प्रॉक्सी सर्वर। अब प्रॉक्सी सर्वर पे हम बताएंगे कि यदि रिक्वेस्ट किसकी आती है? गूगल की। तो क्या कर दो? अलाउ कर दो। रिक्वेस्ट किसकी आती है? फेसबुक की। तो अलाउ कर दो। किसकी आती है? यूट्यूब की आती है। तो जो भी आपका है यूट्यूब क्या कर दो?
डिनाई कर दो, टॉरेंट की रिक्वेस्ट आती है तो डिनाई कर दो। इस प्रकार से हमें पॉलिसी बनानी है जो कि आपके किस पे रहेंगी, प्रॉक्सी सर्वर पे रहेंगी। अब तो आपने क्या लगाया यहाँ पे, प्रॉक्सी सर्वर लगाया। अब प्रॉक्सी सर्वर दो तरह से लगता है आपका, दो तरह से, किस तरह से कि एक तो आप इसको लगा सकते हो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, प्रॉक्सी को रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे कि क्या एक्सेस करना है, गूगल, तो क्लाइंट एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को देखेगा, प्रॉक्सी सर्वर चेक करेगा अपना डेटाबेस कि हाँ अलाउ है। अब प्रॉक्सी खुद जो है गूगल को रिक्वेस्ट भेजेगा, वहां से रिप्लाई किस पे आएगा, वहां से आपका जो रिटर्न रिप्लाई है वो प्रॉक्सी पे आएगा और प्रॉक्सी उस रिप्लाई को क्लाइंट को देगा। इस प्रकार से आपका रहेगा किसके अंदर, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर। तो गूगल अलाउ होगा, फेसबुक अलाउ होगा, यूट्यूब नहीं, और टोरेंट आपका एक्सेस नहीं होगा। डन हुआ। अब गूगल तो आपका अलाउ हो गया। इस केस के अंदर यदि वो कहता है यूजर कि मेरे को इस बार क्या चाहिए, जिसने दे यूजर ने देखा गूगल अलाउड है, अब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे को क्या एक्सेस करना है, मेरे को यहाँ पे एक्सेस करना है, यूट्यूब एक्सेस करना है। रिक्वेस्ट किस पे गई, रिक्वेस्ट गई प्रॉक्सी सर्वर पे। प्रॉक्सी सर्वर ने देखा यूट्यूब क्या है, डिनाई है, तो इसको मैसेज भेजेगा कि जो आप करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो यूट्यूब, और यूट्यूब के लिए मैसेज यहाँ पे जाएगा कि ये क्या हो गया, हमारा डिनाई हो गया, यानी तुम यूट्यूब एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर जो क्लाइंट है ये आपका क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। तो ये हमारा हुआ यहाँ पे क्लाइंट हो गया, ये हमारा प्रॉक्सी सर्वर हो गया। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर जो क्लाइंट है वो सीधी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को देता है। दूसरा तरीका होता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। तो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी जो हमारा है, तो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के अंदर क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट को गेटवे को देता है, यानी राउटर को देता है। तो उसने कहा कि मेरे को क्या एक्सेस करना है, गूगल, रिक्वेस्ट किस पे जाएगी, गेटवे पे। गेटवे उस रिक्वेस्ट को किसको देता है, प्रॉक्सी को देता है। प्रॉक्सी देखेगा गूगल अलाउड है, अब प्रॉक्सी सर्वर खुद रिक्वेस्ट भेजेगा गूगल को, वहां से जो रिप्लाई आपका आएगा, तो ये हमारा रिप्लाई आया, रिप्लाई आ गया है, और वही रिप्लाई अब किसको दे दिया जाएगा, क्लाइंट को दे दिया जाएगा। तो प्रॉक्सी सर्वर अगर हम ध्यान से देखें तो क्लाइंट और इंटरनेट के बीच में क्या रहता है, प्रॉक्सी सर्वर रहता है। प्रॉक्सी सर्वर दो तरह से लगेगा, एक्सप्लिसिट और ट्रांसपेरेंट। तो एक्सप्लिसिट के अंदर क्लाइंट रिक्वेस्ट सीधी प्रॉक्सी सर्वर को देता है, ट्रांसपेरेंट में रिक्वेस्ट गेटवे को जाती है, गेटवे प्रॉक्सी को देता है। इस प्रकार से आपका रहता है। तो जो आपको डायग्राम से समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रॉक्सी सर्वर है ये काम करता है इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह, बिटवीन इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड। इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करेगा। ये अलाउ नहीं करेगा इनसाइड यूजर को कि वो सीधा बाहर चला जाए या बाहर से सीधा अंदर आ जाए। इसके लिमिटेशंस हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यदि आपने एक ही प्रॉक्सी लगाया तो वो डाउन हो जाएगा। उससे बचने के लिए आप एचए लगाओगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। यदि प्राइमरी डाउन होता है तो सेकेंडरी अवेलेबल रहे। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को आप एचए से सॉल्व कर सकते हो। इट इंट्रोड्यूस डिले, थोड़ा सा डिले होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉक्सी सर्वर लगाना है। तो ये रहेगा हमारा प्रॉक्सी सर्वर के बारे में। नेक्स्ट रहता है यहाँ पे हमारा स्टेटफुल फायरवॉल। अब ये स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है, स्टेटफुल फायरवॉल कुछ इस प्रकार से काम करेगा। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेटफुल
फायरवॉल। तो ये हमारे पास हो गया क्लाइंट, जिसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, स्टेटफुल फायरवॉल के साथ। और फायरवॉल से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक सर्वर कनेक्ट कर दिया। आईपी दे दो 192.168.101.100, 192.168.101.1, 192 190 192.168.102.1, 192.168.102.100 हो गया। अब ये हमारा एक सर्वर है जिसपे चला हुआ है HTTPS, तो 443 पोर्ट हो गया। क्लाइंट रिक्वेस्ट एक डायनेमिक पोर्ट को लेके यूज करेगा। तो इस प्रकार से हमारा ट्रैफिक, तो ये हमारा हो गया सोर्स, ये हमारा हो गया डेस्टिनेशन। क्लाइंट एक पैकेट बनाएगा, तो क्लाइंट ने पैकेट बनाया, क्या पैकेट बनाया, क्लाइंट ने पैकेट बनाया कि हमारा क्या हुआ, जो सोर्स आईपी है, तो यहाँ पे हुआ सोर्स आईपी कितना हुआ 192.168.101.100, डेस्टिनेशन आईपी 192.168.102.100, सोर्स पोर्ट हमारा हो गया यहाँ पे 1025, डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया 443 हो गया। और सिन के जवाब पहला पैकेट है, ट्रैफिक पहला वाला है, तो ये हमारा यहाँ पे सिन हो गया। इस प्रकार का पैकेट पीसी से फायरवॉल पे चलेगा। तो जैसे ये ट्रैफिक पीसी पे फायरवॉल पे गया, फायरवॉल एक डेटाबेस बनाएगा कि 192 कौन आ रहा है, 192.168.101.100, 101.100 गया है किसके पास, 192.168.102.100 के पास। सोर्स पोर्ट 1025 गया है 443 के पास। इस प्रकार का डेटाबेस बनाएगा। जैसे ही डेटाबेस बनाया और इस ट्रैफिक को उठा के, यानी ये जो पैकेट है ये आपका सर्वर को दे दिया जाएगा। अब सर्वर जो है वो रिप्लाई भेजेगा। तो रिप्लाई भेजा, रिप्लाई में क्या हो गया, रिप्लाई में यहाँ पे हो गया हमारा सोर्स आईपी हो गया। तो सोर्स आईपी क्या हुआ यहाँ पे, तो सोर्स आईपी हो गया कितना, रिटर्न अब रिप्लाई देगा तो 192.168.102.100 हो गया। डेस्टिनेशन आईपी 192.168.101.100 हो गया। रिटर्न में सोर्स पोर्ट हो जाएगा 443 और डेस्टिनेशन पोर्ट हमारा हो जाएगा 1025। और सिन के जवाब में यहाँ पे आया हमारा SYN, तो सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। इस प्रकार का एक पैकेट फायरवॉल पे आएगा। अब फायरवॉल चेक करेगा कौन आ रहा है, 102.100, 102.100 किसके पास जा रहा है, 101 के पास, 101 के पास मैच हो गया। कौन सा पोर्ट आ रहा है, 443, 443, तो ये मैच करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, देखेगा कौन आ रहा है, यहाँ पे 102.100 का 443 आ रहा है, 102.100 का 443, तो ये मैच करेगा कि 102.100 आ रहा है, मैच कर गया। 443 आ रहा है, मैच कर गया। 10 किस पे जा रहा है, 101.100 के पास जा रहा है और उसके 1025 के पास जा रहा है। तो हमारे पास जो हमारा क्या आया, रिप्लाई पैकेट आया। तो रिप्लाई के अंदर इंफॉर्मेशन मैच कर गई कि कौन गया था 10। यदि 101.100 कहाँ गया था, ये बाहर जाता है। अगर ये बाहर जाता है तो इसी के पास क्या आ सकता है, रिप्लाई आ सकता है। जिसके पास गया था उसी से क्या आ सकता है, हमारा रिप्लाई आ सकता है। तो ये चीज आपका यहाँ पे क्या कर गया, मैच कर गया। तो जो अंदर से ट्रैफिक गया था वही बाहर से अंदर आ रहा है। तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है, जब भी स्टेटफुल फायरवॉल के पास पैकेट आता है
वो एक क्या बनाता है, डेटाबेस बनाता है। डेटाबेस बनाने के पश्चात उसको फॉरवर्ड कर देता है। जब उसके पास रिप्लाई आता है वो उसको क्या करता है, मैच करता है। तो रिप्लाई को वो अपने डेटाबेस से क्या करता है, यहाँ पे मैच करता है। डन हुआ, तो मैच करेगा। यदि मैच होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, मैच होता है तो ही उसे अलाउ किया जाएगा। यदि मैच नहीं होता है तो उसे डिनाई कर दिया जाएगा। तो स्टेटफुल फायरवॉल कैसे काम करता है, पैकेट आएगा, डेटाबेस बनाएगा, भेज देगा, रिप्लाई आया, डेटाबेस से मैच किया, मैच होने पे अलाउ, अन्यथा डिनाई कर देगा। तो जो आपको डायग्राम से समझाया है वही लिखा है। और लिखा क्या है कि जो हमारा स्टेटफुल फायरवॉल है मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को, या स्टेट ऑफ कनेक्शन जब पैकेट ट्रेवल करता है अप्लायंस से। स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को स्टेट टेबल के अंदर, ऐड करने के पश्चात इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल में। फायरवॉल फॉरवर्ड करता है पैकेट को एक्चुअल डेस्टिनेशन को। जब स्टेटफुल फायरवॉल रिसीव करता है रिप्लाई पैकेट, तो जो फायरवॉल है वो मैच करता है रिप्लाई पैकेट इंफॉर्मेशन को अपनी टेबल से। यदि मैच करता है पैकेट को स्वीकार किया जाता है, अन्यथा पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा काम करता है स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटफुल फायरवॉल जो अपनी टेबल बनाएगा उसके अंदर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी हो सकती है। उसके पश्चात जो लास्ट फायरवॉल टेक्निक है वो हमारी होती है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। अब ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कौन है या किन के लिए है वो हमें यहाँ पे समझना है। तो कुछ इस तरह से समझो कि एक कंपनी है जिसके पास लेन हो गए, तो ये हमारे यूजर हो गए, ये हमारा क्या हो गया, सर्वर हो गया, यूजर हो गया, यूजर और यूजर और सर्वर आपके यहाँ पे हो गए। डन हुआ। उसके पश्चात ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे पीसी से हमारा क्या हुआ, स्विच हुआ, और ये हमारा कनेक्ट हो गया। स्विच से हमने राउटर कनेक्ट किया, उधर भी राउटर कनेक्ट किया, दोनों राउटर को लीज लाइन या हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। आप MPLS का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रकार से या इस प्रकार से हो गया। अब हमने राउटर लगा रखे हैं, तो आपने लगा रखा है राउटर। राउटर पे पहली चीज आपने कर रखी है यहाँ पे कि IP एड्रेसिंग कर रखी है। दूसरा आपने राउटिंग कर रखी है, नेटिंग कर रखी है। डन। और हो सकता है आपने VPN वगैरह बना रखे हो। राउटिंग के अंदर BGP या MPLS आपका है, सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। अब हमें चाहिए कि हमें प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाओगे, फायरवॉल। तो राउटर को हटाओगे और यहाँ पे आपने राउटर को हटाना है, और राउटर को हटा के आपने फायरवॉल लगाना है। फायरवॉल पे फिर से IP एड्रेसिंग, राउटिंग, नेटिंग, VPN, और फिर क्या लगाओगे, फायरवॉल पॉलिसीज लगाओगे। तो फायरवॉल पॉलिसीज लगाओगे उससे पहले आपको पूरे नेटवर्क को दोबारा से कॉन्फ़िगर करना है। हम नहीं चाहते पूरा नेटवर्क दोबारा से कॉन्फ़िगर हो, तो उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल राउटर के स्थान पे नहीं लगता, ये आपका लगता है लेन और गेटवे के बीच में। तो लोकल एरिया नेटवर्क और गेटवे के बीच में हमने क्या लगा देना है, फायरवॉल लगा देना है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया फायरवॉल, और ये हमने कनेक्टिविटी ब्रेक यहाँ पे कर दी, हो गया। अब क्या करना है, तो अब बस इस फायरवॉल पे पॉलिसीज लगानी है, ना IP एड्रेसिंग, ना राउटिंग, नेटिंग, कुछ नहीं करना। तो जब भी हमें अपने नेटवर्क में बस फायरवॉल पॉलिसी लगानी हो और हम कुछ भी कॉन्फ़िगर करना नहीं चाहते, तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल की मदद ली जाती है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। कौन यूज करेगा और कहां पे लगेगा, लोकल एरिया नेटवर्क और गेटवे के बीच में लगेगा एज ए स्विच, स्विच की तरह लगेगा जिसपे हमने पॉलिसी लगाना है।
अब जो आपको डायग्राम से समझाया है वही लिखा है कि जो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है ये लेयर 2 पे काम करता है और फॉरवर्ड करता है फ्रेम को बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन मैक के आधार पे, लेकिन अभी भी इसके पास क्षमता है कि ये फिल्टर करे ट्रैफिक को लेयर 2 से लेके लेयर 7। दूसरे वेंडर के अंदर ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है या तो सेम नेम के साथ या डिफरेंट नेम के साथ, जैसे कि इसका नाम वीवायर भी हो सकता है। एडवांटेज क्या है, आप डिप्लॉय करते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को अपने नेटवर्क में, यदि आप चाहते हो इम्प्लीमेंट करना फायरवॉल अपने नेटवर्क में बिना रीएड्रेस किए सराउंडिंग डिवाइस को या नेटवर्क को बिना रीडिजाइन किए, हम ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे क्या कि ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हमारा क्या है और कैसे काम करता है। तो अभी हमने जो किया है वो हम यहाँ पे जो है ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा कंटेंट रहेगा, इसको कॉपी किया, कॉपी करके पहले नोटपैड में लेते हैं, सिलेक्ट ऑल कॉपी किया, फिर हमारे पास यहाँ पे एक शीट ऐड करते हैं, प्रोग्रेस। तो आज हमारा हुआ यहाँ पे कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन कि हमारे कोर्स में क्या क्या रहेगा, और उसके पश्चात यहाँ पे कोर्स कंटेंट हमने डिस्कस किया। फिर हमारा यहाँ पे रहा कि फायरवॉल क्या है ये हमने डिस्कस किया, और टेक्निक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो जैसे जैसे होता जाएगा वो हम यहाँ पे जो है ऐड करते जाएंगे। तो इससे आपको भी जो है एक आइडिया रहेगा कि कितना हमारा बचा हुआ है और कितना हमारा हो चुका है। अगर कुछ छूटेगा वगैरह तो वो यहाँ पे सामने ही रहेगा दोनों के। तो ये हो गया चेक पॉइंट 11 12 12 टू 2 PM। तो ये लो जी, ठीक है। तो आज हमारा इतना ही रहेगा। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो बोले। बलदेव जी, रमेश बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ मेरा हाँ, क्वेश्चन, ये फायरवॉल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी सेम है या डिफरेंट है? देखो फायरवॉल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली हो क्या रहा है, कुछ वेंडर्स अपने प्रोडक्ट को या अपने कोर्सेज को फायरवॉल वगैरह को ही साइबर सिक्योरिटी के नाम से बेच रहे हैं। लेकिन अलग से अगर तुम देखोगे उनका कंटेंट, तो कंटेंट के अंदर जाके पता चलेगा कि वो फायरवॉल आईपीएस के बारे में बता रहे हैं, सिक्योरिटी टर्म्स के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अलग से ऐसा कुछ नहीं है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब यह शब्द सुना होगा, साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम यानी अटैक हो गया भैया। अब अटैक को रोकेंगे कैसे, तो अटैक को रोकने के लिए फायरवॉल वगैरह होते हैं, आईपीएस आईडीएस वगैरह होते हैं, या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वगैरह होते हैं, या कुछ और भी जो है थ्योरेटिकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमें ये करना चाहिए। लेकिन अलग से कुछ कि ये बवाल है ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई कंटेंट पड़ा है, डिस्क्रिप्शन पड़ा है, तो वो बताओ कहीं पे हो तो उसको देख के मैं बताऊं कि ये क्या है। बट अलग से ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर तुम जो है इस दुनिया से बाहर से आई किसी चीज के बारे में पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, यस। बलदेव सर। बोलो जी। हाँ, लोकेश राणा बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली मेरा एक बोल। वो था, एक रिक्वेस्ट भी थी और एक वो भी पूछना था, डाउट था। जैसे ये वीपीएन का कॉन्सेप्ट है, तो ये वीपीएन वाला जो है हमारा कंप्लीट वीपीएन वाला होगा, सीसीएससी लेवल वाला, या सीसीएसए वाला ही होगा? देखो
पहले तुम्हें पता है सीसीएससी और सीसीएसए में क्या आता है या नहीं पता है? हाँ, थोड़ा आइडिया है सर, मतलब इंडस्ट्री में थोड़ा चल सा तो पूरा काम आइडिया मैं दे देता हूँ, अगर ठीक है सर। कोई ओके डाउट है सर। तो मैं आइडिया भी दे देता हूँ। तो हमें हम्म। जाना है माई कोर्स कंटेंट के अंदर, चेक पॉइंट के अंदर। हाँ जी। तो यहाँ पे ये जो है, मैंने यूआरएल डाला, दिखाई दिया कुछ हाँ जी। लोकेश? हाँ जी, हाँ जी क्या सर। दिखाई दिया? सीसीएससी प्लस सीसीएससी बंडल। देखा? कॉस्ट दिखाई दे रही है। $5,000। आईएनआर में कितना होगा ये? 8×5 = 40। 80 का मान के चलता हूँ तो अगर आ, सामने देख ले। 40। हाँ हाँ, देख लिया। देख लिया, अच्छा। तो होता क्या है, जैसे हम कहते कि भैया मेरे को सीसीएसए कराना है या हम्म, सीसीएसए कराना है, तो सबसे हम्म, पहले उसका कंटेंट मांगो कि भाई तुम कराओगे क्या। ठीक है? ठीक है। तो ये ग्लोबल नॉलेज है जो सीसीएसए और सीसीएससी बेच रहा है, और कितने की बेच रहा है? $5,000 $5,000। की बेच रहा है। ठीक है? और हम्म, इसमें ये कह रहा है व्हाट यू विल लर्न, हम्म, ये हम सीखेंगे। आ गया कुछ खोपड़े में? हम्म, अब ये तुमने बैठ के देखना है कि ये कराएगा। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन कंट्रोल, डिप्लॉयमेंट, लाइसिंग, पोर्टल, नेटिंग, यूआरएल फिल्टरिंग, मॉनिटरिंग, हम्म, आईओटी, ट्रैफिक विजिबिलिटी, इवेंट कैसे देखेंगे, थ्रेट हम्म, एक्सट्रैक्शन, इमुलेशन, पॉलिसी कैसे लगाएंगे, स्मार्ट कंसोल कैसे, इन्फिनिटी थ्रेट प्रोटेक्शन क्या है, यूजर एक्सेस कैसे रहेगा, सिस्टम मैनेजमेंट, ये चीजें ये कराएगा। गॉट इट? हम्म, अगर हम ध्यान से देखें, इसने एक ही चीज को बार बार घुमा घुमा के लिख रखा है। ये तुम्हारा कोर्स आउटलाइन रहेगा। ठीक है? हम्म, तो हम्म, अब जैसे कि इसने एक्सप्लेन करना है, अब ये एक ही चीज है। तुम क्लस्टरिंग क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल है, क्लस्टर एक्सेल क्या है, क्लस्टर का ये क्लस्टर कोरिलेशन लेयर या क्लस्टर कंट्रोल लिंक क्या है, ये, और ये हम लॉगिंग रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। तो इन्होंने हम्म। एक्चुअली बात का बतंगड़ बना रखा है। आया कुछ खोपड़े में? हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। ये, तो अब मैं ये कहूंगा कि एक तरफ तो ये है तेरा $5,000 यानी 4 लाख से ऊपर का, एक तो हम्म, ये है। जब तुम इसमें जाओगे तो हम्म, देखो, इसमें पढ़ो, कहीं से कहीं वीपीएन देख रखा है इसने? वीपीएन नहीं, चलो नीचे आओ, नीचे हम्म, कहीं वीपीएन देखो, देखा कहीं? नहीं ये दिखा रहा, अभी तक। बस ये। अभी। तो ये किसकी बारे में, अच्छा। किसके बारे में बता रहा है? साइट हाँ, ये टू तो बेसिक साइड साइट टू के साइड बारे में। VPN। ठीक है? हम्म, दूसरा है यहाँ पे, ये तुम्हारा रिमोट एक्सेस है। गॉट इट? बिल्कुल। तो अब जब तुम 5,000 में जाओ, पांच यानी कि $5,000 में तुम्हें बस ये साइट टू साइट और रिमोट एक्सेस सिखा रहा है। अब ये हमारा है, तो भैया हाँ, तुम्हें चेक पॉइंट पे भी बताएंगे। तेरा पांच हाँ। हजार डॉलर में तेरे को दूसरे वेंडर के साथ ये बिल्कुल नहीं बताएगा। हमने सिस्को हम्म, वेंडर भी रखा है, पोलो हम्म, अल्टो भी रखा है, हम्म। फोर्टिगेट भी रखा है, जुनिपर भी रखा है। अब मेरे को बता दे कि मैं तेरे को सीसीएस से सीसीएससी से कम करा रहा हूं या ज्यादा करा रहा हूं? नहीं नहीं सर, एकदम नहीं, बहुत अच्छा है। बढ़िया है, ज्यादा ही है। ठीक है। अब अगर तेरा दिल कर रहा है तो तू भी $5,000 दे दे हमें। नहीं नहीं, उधर सर, उधर नहीं जाना होता तो देख, इधर ये ले, क्या ना। अब बात वही आ गई, वीपीएन भी करना है। तो हम्म, ये इधर उधर की बातें ठीक है, मैं ये नहीं करता भैया, सबका राइट बनता है कि तू क्या दे रहा है मेरे को पता होना चाहिए। तो ये हम्म, हमारा कंटेंट है, और ये हम्म, $5,000 वाला कंटेंट है। इवेल्युएट हम्म, करके देख लेना।
ठीक है, तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा पागल कौन बना रहा है, ये वाले बना रहे हैं या हम बना रहे हैं। ठीक है। तो नहीं सर, वो तो मैं जानता हूँ, और स्पेशली आप ही से पढ़ने के लिए बोला भी था। एक्चुअली आपके यूट्यूब के कोर्स भी है, उसके उडेमी के कोर्स भी है मेरे पास कई। तो चलो कोई आप बात नहीं, मेरे ज्वाइन को, रहा। चलो कोई नहीं, तो मिल गया तेरे प्रश्न का जवाब कि पागल नहीं हाँ, बनाया जाएगा। नहीं नहीं, पागल वाली चलो, बात ही नहीं है सर। नहीं होता है, बाकी देख यार, इसको हम्म। इस इजी में मिले, हम भी हाँ, जाते हैं, हमारा भी पागल बनता है, और लोग जाते हैं, औरों का पागल बनता है, तो छुपा हुआ नहीं है। और क्या नाम है, जो हम करने वाले हैं वो सीधा तुम्हारे सामने होगा, हम्म, और सामने लिख रखा है, जितने पॉइंट्स लिख रखे हैं ये सारे आपको हम्म, कराए जाएंगे। ठीक है, विथ थियोरटिकल और ठीक प्रैक्टिकल। अब जितनी थ्योरी जरूरी होगी मैं उतना है। कराऊंगा, उससे ज्यादा आपको हम्म, करना है तो एडमिन गाइड या गाइड आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। और डन सर, किसी का थैंक कोई प्रश्न? सर ओके जी, बलदेव जी, वेलकम। बलदेव जी एक लास्ट क्वेश्चन था। बोलो हेलो। बोलो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। इंटरव्यू में पूछा था, आपको फायरवॉल मॉनिटरिंग का एक्सपीरियंस है का, है क्या, मतलब मॉनिटरिंग मतलब क्या, किसका एक्सपीरियंस? देखो इसमें ऐसा होता है, अब फायरवॉल मॉनिटरिंग, आप किस जॉब के लिए गए थे? द सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क ठीक है, सिक्योरिटी करंट इंजीनियर, यस। जो उनको दिखाया था, उनको बताया क्या था कि मैं ये जो है क्या नाम है किस प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ, कि ये आपने ये लिखा था कि मैं किसी फायरवॉल पे काम कर रहा हूँ? हाँ लिखा था मैंने, एएसए फायरवॉल और पोलोल्टो फायरवॉल, ये आपके वीडियो देख के ही लिखा था मैंने इसमें। ओहो हो, ठीक है। अब देख होता क्या है फायरवॉल मॉनिटरिंग के लिए, अब जब हम ये इस तरह की टेक्निक यूज करते हैं तो हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो होता कुछ यूं है कि सामने वाला जो है ना वो डेढ़ शाना है। डेढ़ शाना इन द सेंस ये कि हमें जॉब स्विच करनी है, जॉब स्विच करने के लिए हम इधर उधर की बात जो है कोर्स भी पढ़ते हैं और नॉलेज भी गेन करते हैं। तो कुछ कंपनियां जो होती हैं वो अपने फायरवॉल को सेंट्रलाइज मैनेज करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि पनोरमा हो गया। लेकिन पनोरमा बजट से बाहर की चीज है, ठीक है ना। हाँ उसके हाँ पश्चात एएसए हो गया, एएसए मॉनिटरिंग के लिए अलग से कोई खास यूज नहीं करता है, एएसडीएम टूल वगैरह जो होता है उसका इस्तेमाल होता है। और चेक पॉइंट में तुम्हारा सिक्योरिटी मैनेजर होता है। तो जो मोस्टली फायरवॉल का मैंने मॉनिटरिंग होती है वो उन्हीं उन्हीं के टूल की मदद से होता है जो वेंडर देता है। अलग से मेरे को नहीं लगता कि कोई टूल है या फिर नहीं है। हाँ सर, समझ में तो आया मुझे। उस टाइम पे आपको ये बोलना था कि फायरवॉल मॉनिटरिंग से आपका कंसर्न क्या है, मतलब फायरवॉल मॉनिटरिंग से किस मामले में कह रहे हो। क्योंकि फायरवॉल की मॉनिटरिंग जो हम करते हैं ऐसा तो डेडिकेटेडली अलग से कोई टूल नहीं आता है। बाकी जो उनका जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम होता है, हाँ उसकी मेरे को नॉलेज है, उस पे लॉग्स कैसे देखने हैं वगैरह वगैरह वो मेरे को पता है, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी अलग हाँ, से कोई टूल नहीं होता है। डन। यस यस सर, ओके गॉट इट। आ गया समझ में? हाँ तो उसके लिए आपको जब पता होगा कि पहले तो फायरवॉल पे काम किया हो फिर मॉनिटर कैसे करते हैं, तो वो फिर आपने जो डे टू डे काम किया है उसी अप्रोच को आपने बताना होता है, या उसी को मोल्ड करके, यदि वो कुछ अलग सुनना चाहता है तो फिर उससे क्लियर कराना पड़ेगा कि किस बारे में आप बात कर रहे हो। तो फिर उसके अनुसार जो टूल अवेलेबल है उसको हमें बताना है कि यदि हम यूज करते हैं तो ठीक है, वरना नहीं। ठीक है। यस यस बलदेव, ओके, थैंक यू। ओके, यस। वेलकम। और ये बार बार जो आप थैंक यू कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझ में आ जाए देन से ओके देन फिनिश। राहुल जी आपको कुछ कहना है? मुझे कहना था, एक लैपटॉप के लिए वो लिंक है क्या कोई, मतलब लेक्चर के लिए?
अभी मैं मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ, जो ऐप है ना ट्रेनिक, तो उस पे हाँ सेशन आया हाँ है, तो उस पे लॉगिन किया हाँ है मैंने। हाँ तो अगर हाँ हाँ। लैपटॉप पे करना है तो कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। यहाँ पे जाओ, एक ट्रेनोनिक.com पे जाओ, अपना लॉगिन करो, यूजर नेम पासवर्ड दो, आपका कोर्स आ जाएगा, उसके अंदर जाके देख लो। ओके ओके। आ गया समझ में? हम्म। तो ट्रेनोनिक.com पे जाओगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, आपको आपके कोर्स मिलेंगे चेक पॉइंट वाला, उसके अंदर क्लासेस मिलेंगी। आज की क्लास रिकॉर्ड हो गई होगी आधे घंटे बाद, वो आप दोबारा से देख सकते हो। और जब कल ज्वाइन करोगे तो कल आपको कल की क्लास मिलेगी, वो आपने डेट के साथ ज्वाइन करनी है, ठीक है? हम्म। हम्म। नहीं, फायरवॉल क्या है, टेक्निक्स हो गई। कल हमारा गाया ओवरव्यू के बारे में रहेगा, और उसके पश्चात गाया इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हमारा रहेगा यहाँ पे चेक पॉइंट गाया ओवरव्यू। तो फायरवॉल क्या है, टेक्निक्स क्या है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चेक पॉइंट गाया क्या है। ये मैं कहता तो जो है, पता नहीं तुम यकीन करते या ना करते, तो मैंने सीधा चेक पॉइंट का ही क्या कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन खोल लिया। तो गाया के लिए कह रहा है कि जो गाया है वो आपका चेक पॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो चेक पॉइंट का गाया है, चेक पॉइंट का नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी अप्लायंस के लिए, यानी कि जो चेक पॉइंट सिक्योरिटी अप्लायंस बनाता है, सिक्योरिटी गेटवे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो उनके अंदर जो ओएस यूज होता है उसका नाम इन्होंने गाया दिया हुआ है। फिर यहाँ पे और इधर उधर की बातें कह रहा है कि जो ग्रीक मैथोलॉजी है उसके अंदर जो गाया है वो सबकी माँ है, मदर ऑफ ऑल, ठीक है? इस प्रकार से कह रहा है। बाकी हमें उसमें R&D करने की जरूरत है नहीं। जो गाया ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सपोर्ट करता है फुल पोर्टफोलियो चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर ब्लेड्स गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोडक्ट, यानी कि जो गाया ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके सिक्योरिटी गेटवे हो या सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो, उन सबको सपोर्ट करता है। जो गाया है वो एक यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कॉम्बाइन करता है किसको, बेस्ट ऑफ चेक पॉइंट ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो चेक पॉइंट का ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको, और आईपीएसओ को, एंड आईपीएसओ द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अप्लायंसेस सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स। यानी कि यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, तो बता देना है कि चेक पॉइंट का जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम था और आईपीएसओ था, उसका ये आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है? अब इसमें ये क्या है, तो वो हम इन्होंने तो यहाँ बताया है नहीं, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो किधर जाना है, गूगल के अंदर गए तो चेक पॉइंट आईपीएसओ, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कम्युनिटी के अंदर। तो जो आईपीएसओ है तो वो हमारा यहाँ पे कुछ पहले तो दे रखा था, कहाँ भाग गया? तो the only OS that matters anymore is Gaia, which is effectively a combination of the best features of सिक्योर प्लेटफॉर्म एंड आईपीएसओ। तो सिक्योर प्लेटफॉर्म यानी चेक पॉइंट का हो गया, आईपीएसओ तो आईपीएसओ क्या है? आईपीएसओ क्रिएट किया गया था किसके द्वारा? एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम था आईपी सिलिकॉन नेटवर्क, और दैट नोकिया एक्वायर्ड, जिसको नोकिया ने एक्वायर किया था। और आईपीएसओ का फुल फॉर्म है आईपी स्विचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपका कह रहा है कि आईपीएसओ क्या है। तो जो हम यहाँ पे आईपीएसओ पढ़ रहे हैं, तो आईपीएसओ आपका है किसके द्वारा ऑपरेटिंग, ये जो है
क्रिएट किया गया था या डिजाइन किया गया था आईपी सिलिकॉन के द्वारा, जिसको एक्वायर किया था नोकिया ने यहाँ पे किया था। जो आईपीएसओ था वो आपका किस पे बेस्ड था, FreeBSD पे बेस्ड था, जो वेरियस नोकिया अप्लायंसेस के अंदर यूज होता है, एज वेल एज चेक पॉइंट ब्रांडेड आईपी अप्लायंस चेक पॉइंट के अंदर भी होता है। फिर आपका यहाँ पे क्या है, सिक्योर प्लेटफॉर्म, जिसको हम यहाँ पे स्प्लैट भी बोलते हैं, वाज चेक पॉइंट डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सिक्योरिटी गेटवे एंड मैनेजमेंट दैट वाज क्रिएटेड इन 2000, जो कि 2000 में क्रिएट किया था। तो अब हमें इस हिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको पता कर लेते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो हमारा गाया है वो चेक पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम था, और आईपीएसओ था, उसका कॉम्बिनेशन है। और जो आईपीएसओ था वो किस कंपनी ने बनाया था, आईपी सिलियन नाम की, अच्छा मैं गलत पढ़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो आईपी सिलियन नेटवर्क ने बनाया था, जिसको नोकिया ने एक्वायर्ड किया था। तो इसमें इससे ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इनकी हिस्ट्री से कुछ नहीं लेना देना है। हमें चेक पॉइंट के फीचर्स के बारे में जानना है, और चेक पॉइंट के फीचर्स में सीधा सा है कि अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूज वो गाया है, और वो आपके गेटवे और सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोडक्ट पे सपोर्टेड है। तो अब जो चेक पॉइंट के जितने भी सिक्योरिटी अप्लायंस हैं उन पे आपका गाया ही चलता है। ठीक है, अब जो गाया है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, IPv4 और IPv6 फंक्शनलिटी मिलेगी, हाई अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी, लोड शेयरिंग क्लस्टरिंग आप कर सकते हो। क्लस्टरिंग के अंदर जो लोड शेयरिंग है उसके अंदर क्लस्टर एक्सेल, और हाई अवेलेबिलिटी में क्लस्टर एक्सेल और VRRP और इंटरफेस बाउंडिंग कर सकते हो। डायनेमिक राउटिंग और मल्टीकास्ट राउटिंग आपका सपोर्टेड है, और इजी टू यूज कमांड लाइन है, और रूल बेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसमें तो कुछ हमें खास पता चला नहीं, बाकी हम यहाँ से इतना ही लेके चलेंगे इस पॉइंट से कि जो गाया है वो चेक पॉइंट का नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सपोर्टेड है चेक पॉइंट के गेटवेज पे और सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोडक्ट पे। जो गाया है वो कॉम्बिनेशन है चेक पॉइंट के ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम का और IPSO का। और अब अगर बात आती है कौन कौन से फीचर्स इंक्लूडेड हैं, तो फीचर्स के लिए हम अपने ही कंटेंट पे आएंगे, क्योंकि हमें जो हमने डिस्कस किए थे कल वो इससे ज्यादा हैं। तो उसमें आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो है चेक पॉइंट गाया आपका स्टैटिक राउटिंग सपोर्ट करता है, डिफॉल्ट राउटिंग सपोर्ट करता है, रिप करता है, OSPF करता है, IPv6। अब ये तो यहाँ पे इतना ही कह के निकल गया कि IPv4 और IPv6 इंटीग्रेट जो है सपोर्ट करता है, लेकिन उसमें क्या करता है वो ये नहीं बता रहा है। तो वो आप यहाँ से कर सकते हो कि IPv4 में स्टैटिक, डिफॉल्ट, रिप, OSPF रहेगा, IPv6 में भी वैसा ही रहेगा। जोन बना सकते हो, टाइम बेस एक्सेस दे सकते हो, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन IPv4 V6 के लिए सपोर्टेड है, साइट टू साइट VPN सपोर्टेड है, SSL VPN, या बोले तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि रिमोट एक्सेस VPN भी आपका क्या है यहाँ पे सपोर्टेड है। आप आइडेंटिटी अवेयरनेस डिप्लॉय कर सकते हो, यानी कि AD को इंटीग्रेट कर सकते हो, SSL डिक्रिप्शन आप कर सकते हो, या HTTPS इंस्पेक्शन कर सकते हो, URL फिल्टरिंग हो गया, कंटेंट अवेयरनेस हो गया, थ्रेट प्रिवेंशन, एप्लीकेशन कंट्रोल, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन, क्लस्टरिंग आपका सपोर्टेड है। तो वो आप इनको एज ए फीचर्स की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये कहोगे तो इससे ज्यादा तो हमने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, तो इन्हीं का आपने इस्तेमाल करना है। और जो ये फीचर हैं ये गाया के ही हैं, तो हम इनकी बजाय ये भी आप कर सकते हो, लेकिन इनके एड ऑन आप अपने कंटेंट को यूज करोगे, क्योंकि ये गाया यानी चेक पॉइंट के OS पे चलने वाले ही फीचर से हम अलग से कुछ एक्स्ट्रा जो है प्लस और माइनस नहीं कर रहे हैं। तो चेक पॉइंट के इस डॉक्यूमेंट से हमें कितना चाहिए, अगर कोई हमसे पूछता है गाया क्या है, तो गाया चेक पॉइंट फायरवॉल चेक पॉइंट का नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो सपोर्टेड किया जाता है गेटवेज के द्वारा, यानी कि फायरवॉल चेक पॉइंट के अंदर जो 3 tier आर्किटेक्चर होता है
उसमें सिक्योरिटी गेटवे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और स्मार्ट कंसोल होता है। तो गेटवे पे भी आपका ये सपोर्टेड है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट पे भी आपका ये सपोर्टेड है, और जो कॉम्बिनेशन है चेक पॉइंट ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम और आईपीएसओ का, अगर आईपीएसओ जानना है तो आईपीएसओ का फुल फॉर्म यहाँ से आप ले सकते हो, आईपी स्विचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बनाने वाली कंपनी आईपी सिलियन नेटवर्क, जिसको नोकिया ने एक्वायर किया था। तो इतनी हिस्ट्री में जाने की हमें जरूरत नहीं है, तो गाया के लिए इतना ही काफी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा चेक पॉइंट है उसके अंदर 3 टियर आर्किटेक्चर क्या है। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पे एक ये है चेक पॉइंट फॉर बिगनर्स करके चेकमेट्स है, इस पे अपनी आईडी बना लेनी है। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमें मिल जाएंगे जो हमें पढ़ने के काम आ सकते हैं। तो हमने डिस्कस करना है आर्किटेक्चर के बारे में। तो आर्किटेक्चर में कह रहा है कि जो हमारा आर्किटेक्चर है, तो नेटवर्क डिफेंस या बोले तो 3 टियर आर्किटेक्चर कंपोनेंट क्या है। कह रहा है यहाँ पे जो मेन चेक पॉइंट सिक्योरिटी सॉल्यूशन है या बोले तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, तो उसके अंदर हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो है आपका यहाँ पे तो वो है 3 मेन कंपोनेंट्स में आता है, सिक्योरिटी गेटवे आता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट आता है और स्मार्ट कंसोल आता है। तो 3 कंपोनेंट हमारे हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। रेड वाला सिक्योरिटी गेटवे है, ठीक है, जो ये है ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर है और स्मार्ट कंसोल है। अब ये क्या है ये हमें जानना है। तो जो सिक्योरिटी गेटवे है वो डिप्लॉय किया जाता है पेरीमीटर पे, जो कंट्रोल और सिक्योर करता है ट्रैफिक को विद फायरवॉल एंड थ्रेट प्रिवेंशन कैपेबिलिटी, यानी कि जो एज पे लगाया जाएगा वो हमारा सिक्योरिटी गेटवे होगा, वही ट्रैफिक को क्या करेगा, सिक्योर और कंट्रोल करेगा। तो जो ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा वो सिक्योरिटी गेटवे हो गया। तो फिर ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर क्या है, जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर है उस पे हम डिफाइन करते हैं और कंट्रोल करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज को ऑन गेटवे, यानी कि जो मैनेजमेंट है उस पे आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे और उसी से डिप्लॉय करोगे पॉलिसीज को गेटवेज पे। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एज ए लॉग सर्वर, आप लॉग सर्वर की तरह भी उसका क्या कर सकते हो, इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। गॉट इट और नॉट, हो गया। तो यानी कि जो पॉलिसी बनाएंगे वो मैनेजमेंट पे बनाएंगे, उनको डिप्लॉय कर देंगे गेटवे पे, तो गेटवे कंट्रोल करेगा और डिफाइन और डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट आपका एसएमएस से रहेगा। तो ये स्मार्ट कंसोल क्या है यहाँ पे, तो स्मार्ट कंसोल एक जीयूआई एडमिनिस्ट्रेशन टूल है जिसके द्वारा, जिससे हम किसको कनेक्ट करते हैं, एसएमएस को कनेक्ट करते हैं। यानी कि गेटवे जिस पे पॉलिसी डिप्लॉय करोगे उसको मैनेज करोगे एसएमएस से और एसएमएस को एक्सेस करेंगे हम यहाँ पे स्मार्ट कंसोल से, हमने एक्सेस करना है। यानी कि इस तरह से स्मार्ट कंसोल से मैनेजमेंट और मैनेजमेंट से हमने गेटवे को एक्सेस करना है। डन हुआ। तो जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करता है स्मार्ट कंसोल को, कनेक्ट करता है मैनेजमेंट के साथ, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज को और अप्लाई करता है चेंजेस को बाय प्रेसिंग इंस्टॉल। ये तो हमारे प्रैक्टिकल का पार्ट है, उसको छोड़ो। तो हमारे 3 कंपोनेंट हो गए, गेटवे जो फायरवॉल का काम करेगा, मैनेजमेंट जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट जो जहाँ पे हम पॉलिसी बनाएंगे जो गेटवे को दी जाएंगी, और जो मैनेजमेंट है ये हमारा एक्सेस होगा स्मार्ट कंसोल से जो आपने अपने पीसी पे इंस्टॉल करना है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से यूज होते हैं, तो अभी जब हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज हो रहा है, हमारा गाया यूज हो रहा है। तो और भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो हिस्टोरिकली जो चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो और वाज ओरिएंटेड टू डिफरेंट ओएस, तो उन्होंने पहले दे रखे कि पहले सन, AIX, HP OS, वेरियस फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स एंड विंडोज, IPSO आ गया, सिक्योर प्लेटफॉर्म स्प्लेट आ गया एंड अदर आ गया, ये यहाँ पे कह रहा है। लेकिन जो अभी हमारा है वो हम कौन से वाला है, किस पे फोकस है, गाया वाला हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन पुराना है, सॉफ्टवेयर वर्जन कौन कौन से यूज होंगे गाया के, ये क्या है 77, 80 और 8010 और 8020। हम लेटेस्ट वाला यूज करेंगे जो हमारा 81.20 जो भी आपका यहाँ पे होगा।
अब डिप्लॉय कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, चेक पॉइंट का ही हार्डवेयर ले सकते हो, उस पे कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो ओपन सर्वर ओपन वेंडर पे, यानी किसी भी नोकिया का सर्वर हो, डेल का सर्वर हो, उस पे आप गाया को इंस्टॉल कर सकते हो, या VMware के अंदर आप या AWS या एज़्योर या गूगल GCP अलीबाबा या ओरेकल क्लाउड पे वर्चुअल मशीन भी आप बना सकते हो। तो जो ये हमारा वर्जन है चेक पॉइंट हार्डवेयर पे, ओपन सर्वर पे और वर्चुअल मशीन, तीनों पे किस तीनों पे सपोर्टेड है, यानी चेक पॉइंट का हार्डवेयर ले लो, ओपन सर्वर ले लो या वर्चुअल मशीन किसी भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के लिए आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल कर सकते हो। जो हमारी इंस्टॉलेशन होगी वो दो तरह से रहेगी, एक रहेगा स्टैंड अलोन। जब हम स्टैंड अलोन की बात करते हैं तो जो अभी तक हमने दो रोल पढ़े थे ऊपर, वो कौन कौन से, गेटवे और मैनेजमेंट। जब गेटवे और मैनेजमेंट का काम एक पे ही रहेगा, मैनेजमेंट और फायरवॉल का काम एक पे ही रहेगा, तो वो आपका स्टैंड अलोन कहलाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर हम मैनेजमेंट अलग रखेंगे और हमारा जो गेटवे है वो अलग रहेगा। तो मोस्टली कंपनीज के द्वारा कौन सा प्रेफर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है कि गेटवे को गेटवे का काम करने दो, पॉलिसी मैनेजमेंट के लिए आपका डेडिकेटेड अलग से रहेगा। जो स्टैंड लोन ऑप्शनल इज इकोनॉमिकल, उसमें कम पैसे लगेंगे बट ऑल्सो लिमिटेड, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, यानी जब आप एक पे ही दोनों का मैनेजमेंट और पॉलिसी गेटवे का काम डिप्लॉय करोगे तो पैसे तो बच जाएंगे बट परफॉर्मेंस डिग्रेड आपकी हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो मोस्ट पॉपुलर डिप्लॉयमेंट है जो चेक पॉइंट कस्टमर हमारे करते हैं, या चेक पॉइंट जो भी डिप्लॉय करता है तो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में ही करता है, मैनेजमेंट अलग से रखता है और गेटवे यहाँ पे अलग से रखता है। अब जो गेटवे होगा तो गेटवे को आप दो तरह से लगा सकते हो, राउटेड मोड और ब्रिज मोड। तो राउटेड मोड में वो L3 डिवाइस, राउटेड मोड में वो लेयर 3 डिवाइस की तरह काम करेगा, ब्रिज मोड में वो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल की तरह लेयर 2 डिवाइस की तरह आपका क्या करेगा, यहाँ पे काम करेगा। जो चेक पॉइंट फायरवॉल होती है उस पे हम ब्लेड्स इनेबल करते हैं, तो ब्लेड अलग से कुछ नहीं है, जो ब्लेड हैं सॉफ्टवेयर ब्लेड्स हैं। सब सिंपल शब्दों में चेक पॉइंट के अंदर जो हम फीचर का इस्तेमाल करते हैं, तो चेक पॉइंट फायरवॉल के अंदर जो स्पेसिफिक फीचर हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर ब्लेड्स बोला जाता है। डन हुआ। तो वो कौन कौन से होते हैं तो वो हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे, देख जाएंगे। फायरवॉल हो गया, VPN हो गया, एप्लीकेशन कंट्रोल, URL फिल्टरिंग हो गया, डेटा लॉस प्रिवेंशन हो गया। तो ये ब्लेड्स हैं जो आपको यहाँ पे आपकी डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहे हैं। वन बाय वन जैसे जैसे जरूरत होगी हम उनको इनेबल करते रहेंगे। तो ये हमारे ब्लेड्स होते हैं, वो उनकी फंक्शनलिटी दे रखी है। फायरवॉल आपको फिल्टरिंग का काम देगा, IPsec आपको VPN के लिए यूज किया जाएगा, मोबाइल एक्सेस SSL और IPsec एंड पॉइंट्स के लिए यूज होगा। एप्लीकेशन कंट्रोल एंड URL फिल्टरिंग के द्वारा आप एप्लीकेशन और URL फिल्टरिंग को कंट्रोल कर सकते हो। डेटा लॉस प्रिवेंशन के अंदर जो भी आपका अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने की कोशिश करती है तो उसको आप डिटेक्ट और उसको बाहर जाने से रोक सकते हो। IPS वाला ब्लेड इंट्रूजन प्रिवेंशन के लिए होगा। तो जो उसका काम है वो उसी के अंदर उसका नाम है। बॉट नेट को रोकने के लिए एंटीबॉट हो गया, वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस हो गया, और भी यहाँ पे हैं वो आप जो है जैसे जैसे जरूरत होगी तब आपको बता दिया जाएगा। तो ये इतने सारे ब्लेड्स आपके किसके अंदर मिलेंगे, सिक्योरिटी गेटवे के अंदर मिलेंगे और मैनेजमेंट के अंदर भी आपको ब्लेड्स मिलेंगे।